together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, Radio Manu 92 FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM, चलो बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ऑडिटोरियम में वापस आ चुके हैं। आई सीक योर अटेंशंस एंड आवर गेस्ट ऑफ द सेशन आर आल्सो हेयर विथ अस। मैं उन तमाम गेस्ट का खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स धीरे धीरे कुछ वक्त में यहाँ हाज़िर हो जाएंगे। सुबह के सेशन के जैसा हाउसफुल होगा, बारिश की वजह से काफ़ी स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं। बट वी विल नॉट डिले मच, वी विल स्टार्ट दिस सेशन। आप सबको जैसे सुबह बताई गई थी, दीक्षारम स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम 2026 के इस चौथे दिन में आप सबका फिर से खैर मकदम है। आई वेलकम यू ऑल एंड आई रिक्वेस्ट आवर गेस्ट ऑफ द सेशन मिस शर्मिष्ठा शेनॉय साहिबा टू प्लीज़ जॉइन ऑन द डायस। I also request Dr. Madhu Baghel to join on the dais and my colleague Professor S.V. Sumi Madam, please join on the dais. Please welcome them with your claps. कितने लोग टेलीग्राम के स्टूडेंट ग्रुप में नहीं हैं अभी तक जुड़े हुए? How many of you are not there? आप सब हैं? कोई भी नहीं है? क्यों? We have shared link to all the department coordinators. आप अभी फिर से सर्कुलेट की जाएगी, अब ज्वाइन करें, बिकॉज वी आर शेयरिंग ऑल इन्फॉर्मेशन इन टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ हज़ारों की तादाद में आप जुड़ सकते हैं। सो वी आर, ये तमाम शेड्यूल, हर दिन के एक्टिविटीज़, जो भी काम है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो नोटिस हैं, वी आर शेयरिंग टू दैट। और टीचर्स भी उसमें हैं, DSW और तमाम कोऑर्डिनेटर्स। तो आप लोग आज प्रोग्राम के बाद उसको लिंक को ज्वाइन करें, हम लोग शेयर फिर से कर देंगे। जैसा कि आप सबको इतला दी गई थी, आज के इस प्रोग्राम का उन्वान है जेंडर सेंसिटाइजेशंस। जेंडर सेंसिटाइजेशन एक ऐसा मौजू है जिसे और जिस मुद्दे के बारे में तमाम सोसाइटी के मेंबर्स को वाकिफ़ होनी चाहिए, उससे वाकफियत होनी चाहिए। ख़ास तौर से नौजवानों को, ख़ास तौर से यूथ को। सुबह आपको डॉक्टर हम्माद ने कहा जेनजीज़ को और ज़्यादा इस पे तवज्जो देनी चाहिए। जेंडर एक ऐसा मौजू है जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है, बल्कि समाज को जेंडर के बारे में हर इंसान को सिखाया जाता है, लेकिन वो तरबियत का तरीक़ा है ख़ानदान में, ग्रुप्स में, गिरोह में मुख्तलिफ होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे हमें बहुत संजीदगी से इन मौजूआत के बारे में, इनके तमाम पहलुओं को सीखना पड़ता है। और इस सेंसिटाइजेशन का मतलब क्या होता है? हमें बाखबर करना या बेखबर करना? बाखबर करना। तो हम इसके बारे में बहुत तमाम पहलुओं पे हमेशा डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन आज हमारे दरमियान 3 ख़ास मेहमान मौजूद हैं। मैं इन तमाम मेहमानों का खैर मकदम करता हूँ। प्रोफेसर V.S. सुमी, वो तमाम स्टूडेंट जो स्कूल ऑफ एजुकेशन से हैं, उनके अलावा सभी स्टूडेंट्स को ये मालूम होनी चाहिए, प्रोफेसर सुमी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के चेयरपर्सन हैं। उनके साथ
3 और फैकल्टी हैं, 2 और नॉन एकेडमिक स्टाफ हैं, जो एक कमेटी होती है। और इस कमेटी का मैं सिर्फ एक जुमले में बताता चलूँ ताकि आप प्रोफेसर सुमी और उनकी टीम के मकसद को जान पाएँ कि ये कमेटी दरअसल हमारी रहन सहन कैंपस के अंदर स्टूडेंट, स्टाफ, टीचर्स तमाम की उसको देखती है इनडायरेक्टली, और वो तमाम मसाइल जो जेंडर से रिलेटेड है, जेंडर एब्यूज़ से रिलेटेड है, वो तमाम मामला जिसमें हम एक दूसरे को इस तरह से ना देखें, ना परेशान करें, ना ऐसे एक्टिविटी में मुलविस हों जो किसी को पसंद ना हो। और ये एक ऐसा संजीदा मौजू है, एक संजीदा मसला है जो किसी के कंप्लेन करने के बाद हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो सकती है। और उस मुश्किल में न पड़ने के लिए आज हमारे दरमियान प्रोफेसर सुमी और उनकी टीम आपको बताएंगे व्हाट इज़ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, व्हाट आर द फंक्शंस, एंड so she is one of the very senior faculty of the university. Over the last 15 years she has been teaching in this university with several books, research papers, and being very active and young dynamic faculty of the university. So I welcome you here, madam, and we wish her team will be joining. We do have one of the other very young faculty with us, Dr. Madhu B. Baghel. If you could see, she got her entire education master, MPhil and PhD from Jawaharlal Nehru University, दिल्ली से, और उनकी पढ़ाई सोशियोलॉजी के एक सब्जेक्ट से हुई है जिसे आप सब जानते हैं। हैदराबाद आने से पहले उन्होंने अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में और कई सारे इदारों में उन्होंने पढ़ाई टीचिंग की सर्विसेज दी हैं। शी हैज़ ऑल्सो ट्रैवल टू सेवरल कंट्रीज रिलेटेड टू हर एकेडमिक एंड एकेडमिक एंड कॉन्फ्रेंस सेमिनार। आज के दौर में वो हमारे पड़ोस के यूनिवर्सिटी में टीचिंग सर्विसेज दे रहे हैं। वॉक्सन यूनिवर्सिटी का नाम कितने लोगों ने सुना है? वॉक्सन, गुड, एटलीस्ट देर आर फ्यू। सो वॉक्सन यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट इंटाइटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, कई सौ एकड़ में इनकी ज़मीन है। संगारेड्डी हमारे से 100 किलोमीटर की दूरी पर ये यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और ये बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी हैदराबाद के सराउंडिंग में उभर कर आ रही। शी इज़ वन ऑफ द वेरी एक्टिव एंड डायनामिक फैकल्टी एट स्कूल ऑफ लिबरल एंड ह्यूमैनिटीज़ एट दिस वॉक्सन यूनिवर्सिटी। आई कीप सीइंग हर सोशल मीडिया पोस्ट which are about her activities, research, because universities do share their information. So thank you, Dr. Madhu, for accepting our invitations, joining at Manu. This is our first visit to this campus, I think both of us. So thank you for coming and joining this panel. We do have another a very celebrated person amongst you. अभी आप गूगल करके देखेंगे थोड़ी देर में, मिस शर्मिष्ठा शेनॉय। ये बहुत ही मशहूर एमिनेंट ऑथर हैं, नावल राइटर हैं, और उन्होंने उन नावल्स को लिखा है जिसे कई सारे अवार्ड मिले हैं। हैदराबाद के कई सारे पब्लिक फोरम पे इनकी नावल या उन लिखे हुए चीज़ों की रस्म इजरा हुई है। मुझे अब तक नहीं मालूम था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैडम से कहा कि आई हैव हर्ड अबाउट योर वर्क एंड आई रिमेंबर सीइंग सम ऑफ द पब्लिक प्रोग्राम्स, बट आज मुलाकात हुई। क्या है, चिराग तले अंधेरा, ये हमारे यूनिवर्सिटी के करीब में रहते हैं। LNT बाहर का जो एक लोकेलिटी है वहीं पे रहती है मैम। सो इट्स रियली वेरी प्लेजेंट टू हैव यू हेयर ऑन दिस ओकेजन्स ऑफ दिक्सारम, वेयर वी रियली engage with our young students to tell them what is life, how life should be lived, and how gender is an important marker to live in a very decent society. आप I must mention विक्रम राणा मिस्त्री, एक बहुत बड़े डायरेक्टर, सीरीज़ आई थी, उसमें ये सीज़न ऑफ डाइंग साइलेंट विटनेस, उनकी राइटिंग्स पे ये सीरीज़ बनी थी। तो आप सब, जैसा कि हमद ने कहा था, जेनजी हैं, यू मस्ट हैव, सो यू जस्ट गूगल डाउन शर्मिष्ठा शेनॉय, you will see her acclaimed contributions in the field of writing, and she writes a lot on gender and violence in urban areas, which is very important for us, और वो बहुत ज़रूरी है हम सबको समझना सुनना। मैम ने कहा कि मेरे लिए चैलेंज है कि आप लोगों से मैं हिंदुस्तानी में कैसे गुफ्तगू करूँगी, क्योंकि मैं तो हूँ बंगाली। बंगाली की आज़ादी होती है अंग्रेज़ी की तो फिर आपको मज़ा आता, लेकिन हिंदुस्तानी एक ऐसा ज़ुबान है जहाँ बंगाली, अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी सब मिक्स करेंगे, और दैट बिकम्स परहैप्स हिंदुस्तानी। तो कोई भी खालिश किसी भी ज़ुबान पे आजकल नहीं बात करते। सो इट्स ऑल लेड विथ ऑल ऑफ अस, विथ ऑल योर consent to be here in a very short notice and
for this very important event. I welcome you, Manu, in this gender sensitization panel discussion. हमने इस सेशन का नाम पैनल डिस्कशन क्यों रखा है? सिर्फ इसलिए कि जब रिसोर्स पर्सन जो मेहमान हैं अपने ख़यालात इज़हार करने के बाद वो उन बातों को आपके सामने रखेंगे जो सवाल शायद आपके जहन में लाए या सवाल आनी चाहिए, तो आप प्रोग्राम के आखिर में सबके खिताब के बाद आपके पास कोई सवाल हो, माइक आपके पास जाएगी, यू कैन रेज देम, है ना, आप ज़रूर पूछें, ख़ास तौर से उन सवालों को जो आपके जहन में पहले से था और आज लगा कि अप्रोप्रिएट जगह है, एक्सपर्ट है हमारे दरमियान और उनसे पूछनी चाहिए। तो बेतकल्लुफ़ आप लोग इन सवालों को ज़रूर पूछें, तभी इस थीम का मकसद पूरा होगा। अगर आपके सवाल वहीं रह गए तो इस पूरे सेशन का मकसद खाना पूर्ति हो जाएगा, वैसा नहीं करें। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, let us begin this panel discussions, and I also welcome my colleagues sitting in the front, and thanks for joining this event. So may I request now to begin with Dr. B. Madhu Baghel. She will talk about youth and is open to us because it's on election programs. Madhu. सो आई वेलकम यू ऑल। जैसा सर ने बताया कि मैंने JNU से पढ़ाई की है और JNU दिल्ली में है, आप सभी को पता होगा, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। दिल्ली में अभी एक हाल ही में एक मूवमेंट हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है, और वो उसका पूरा श्रेय जो है एक जेनजी जनरेशन जिसने उसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया, और जिस तरह से पार्टिसिपेट किया उसकी सभी जगह तारीफ़ हो रही है। तो मैं चाहूँगी एक बार आप सब अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आप उस जनरेशन के भागीदार हैं। जनजी एक ऐसी जनरेशन है जो बिल्कुल अलग तरह के ख्यालात, अलग तरह का तौर तरीका लेके अपने साथ आई है, जिसमें और उसकी खासियत ये है कि वो एक ऐसे दौर में जन्मे हैं जिनमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। इंटरनेट तब आ चुका है और आपके हाथों में स्मार्टफोन बचपन से है, जिसकी वजह से ये जनरेशन एक अलग तरह के माहौल में उनकी जो है परवरिश एक अलग तरह के माहौल में हुई। तो उसकी वजह से इस जनरेशन को एक अलग तरह देखा जाता है कि इनके सोच विचार का तरीका, एक्शंस जो हैं वो सभी अलग भिन्न तरह के हैं बाकी जनरेशन्स के मुकाबले। तो जो आज का मैं अपना जो विचार रख रही हूँ वो यही है कि जेनजी हमारे बीच में टेक्नोलॉजी की वजह से एक डिफरेंट जनरेशन उभर के आता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जेनजी जनरेशन में ही जिन्हें टेक्नोलॉजी के जो खामियां भी हैं, जिसकी वजह से वो कई बार मुसीबत में पड़ जाते हैं, उसके बारे में कम अवेयरनेस है। तो आज के जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत मैं एक सवाल से करती हूँ कि जेंडर सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत, जैसे आप सब जब भी जेंडर शब्द सुनते हैं तो वो लड़कियों के बारे में लगता है। कितने लोग समझते हैं कि जेंडर जो है वो लड़कियों के बारे में है? तो कुछ लोग नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि अंदर सोच विचार चल रहा है कि हम हाँ बोलेंगे तो फंस जाएंगे, ना बोलेंगे तो भी फंस जाएंगे। तो जेंडर जो है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कई बार हमारे जहन में आता है कि ये लड़कियों के आइडेंटिटी के बारे में है, लेकिन जेंडर कॉन्सेप्ट जो है वो लड़की और लड़के दोनों के बारे में है। जब हम सेंसिटाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ सिर्फ केवल लड़कियाँ नहीं हैं, लड़के भी इक्वली इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि आज का दौर जो बदल रहा है, आपकी सोशल रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काम करने का तरीका सब बदल रहा है, जिसमें कि लड़कियों की भागीदारी बढ़ चढ़कर आगे आ रही है। तो उसके साथ में जहाँ आपकी उपस्थिति थी उसमें आपको उनको शेयर देना है, तो उसके लिए सेंसिटाइजेशन की बहुत बड़ी एक ज़रूरत महसूस होती है। और ये काम यूनिवर्सिटीज़ हर साल अपने ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स में करती हैं। आप बहुत तरह की पढ़ाई करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स से आते होंगे, लेकिन सभी सब्जेक्ट्स में जेंडर की पढ़ाई शामिल नहीं होती। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम आपको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आते ही इसलिए कराया जाता है ताकि आप कैंपस में आ रहे हैं जहाँ पे आपके साथ
जो फीमेल्स जो हैं वो मेल कलीग्स के साथ में पढ़ेंगी, तो उनको इस तरह का विचार जो है कि आप अपने अस्तित्व को कैंपस में देख पाएँ कि हम एक जगह एक शिक्षण संस्थान जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अपनी क्या आइडेंटिटी महसूस करते हैं। ये जो हमारा बदलता हुआ दौर और बदलता हुआ पूरा वर्ल्ड है, उसमें जो रोल्स बदल रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस आजकल क्रिएट करने की बात होती है। वर्क लाइफ बैलेंस नॉट ओनली एट वर्क प्लेस बट ऑल्सो एट होम, बिकॉज रोल्स आर चेंजिंग, इंस्टीट्यूशंस आर चेंजिंग, रोल्स जो है वो इक्वली डिवाइड होने लगे हैं, पहले की तरह नहीं रहा है। सो टुडेज सेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी, साइबर अवेयरनेस अबाउट जेनजीज। आप में से कितने लोग हैं जो कभी कभी किसी का स्टेटस अच्छा लगता है या कोई इमेज अच्छी लगती है तो वो अपनी स्टेटस पे शेयर करते हैं व्हाट्सएप में? कोई एक ही करता है, बाकी लोग स्टेटस नहीं लगाते हैं क्या? लगाते हैं, हाँ। अच्छा, कितने लोग हैं जो दूसरों का स्टेटस देख के उसको अपने स्टेटस में शेयर कर देते हैं? यस, आप सच बोल सकते हैं। यस, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको कभी स्क्रॉल करते हुए ऐसा लगता है कि वो पोस्ट बहुत अच्छी है, मैं भी अपने स्टेटस पे उसको लगाना चाहता हूँ या लगाना चाहती हूँ। तो एक्चुअली में साइबर अवेयरनेस इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें कुछ रूल्स एथिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि जब आप किसी और का स्टेटस अपने स्टेटस पे लगाते हैं तो आपको उसको ड्यू क्रेडिट देना होता है या फिर आपको लिखना होता है कि हैशटैग रीपोस्ट, ठीक है? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं तो वो चोरी के अंदर आता है कि ये आपने किसी और का चुरा लिया है। सो these kind of things are actually important when we talk about cyber culture, cyber awareness, ओके। आइडेंटिटी के पर्सपेक्टिव से जब हम बात कर रहे हैं इस सेशन में, तो मैं 3 कॉन्सेप्ट्स पे आज बात करूँगी। फर्स्ट इज़ बिहेवियरल रूट कॉज, कि हमारी जो ये प्रॉब्लम है जेंडर को लेके ये आती कहाँ से है, और आज के दौर में जहाँ पे हमारी लाइफ रियल और एग्जिस्टिंग माहौल से ज़्यादा जो है वो वर्चुअल वर्ल्ड में रहती है। आपके ज़्यादातर दोस्त जो होंगे वो सोशल मीडिया पर मिलेंगे। आप सभी का अकाउंट सोशल मीडिया पर, दिन में आप कई घंटे सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं। इन्फॉर्मेशन लेने का तरीका जो है वो आपका इंटरनेट के थ्रू, गूगल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू हो गया है, राइट? सो ये सभी जो नए इंटरैक्शन पैटर्न्स बढ़ रहे हैं आजकल, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है आपके लाइफ में? इट स्टेम्स एक्चुअली फ्रॉम ट्रेडिशनल ऑफलाइन पैटर्न्स, कि जो हम लोग अपने रियल लाइफ में, अपने एग्जिस्टिंग सोशल माहौल में, घर परिवार में, रिश्तेदारों में, आसपास देखते हैं, वो हमारी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है। सो जब हम किसी विमेन को लीडरशिप पोजीशन पे देखते हैं तो हमारे जहन से ज़्यादातर ऐसा भावना निकलती है कि, या हम लोग अपने आसपास सुनते हैं कि वो बहुत बॉसी है। सो ये बॉसी वर्ड आना कहीं ना कहीं उस नैरो माइंडेड थिंकिंग का एक पार्ट है, जहाँ पे हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि दौर बदल रहा है। जिस औरत ने पढ़ाई की और उसने वो पोजीशन ली, वो बॉसी नहीं, वो आप ही की तरह उस पोजीशन को लेने लायक है, ठीक है? तो जेंडर सेंसिटाइजेशन के थ्रू हम ये समझ पाए कि पोजीशंस जो है किसी एक जेंडर के लिए नहीं बनी है, पोजीशंस उस काबिलियत के लिए बनी है। तो अगर उस पर आदमी बैठे तो वो बॉस है, तो औरत बैठे वो बॉस ही हो सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है? सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें अपनी जो अभी तक की हमारी समझ है उसको धीरे धीरे बदलाव उसमें लाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी उसमें बहुत अहम रोल प्ले करेगी, बट हम शुरुआत कर सकते हैं कुछ चीज़ों को एडमायर करते हुए कि आपके साथ बैठी जितनी महिलाएं हैं और महिलाओं के साथ बैठे जितने पुरुष हैं, यहाँ पे मर्द हैं, वे सभी इक्वली डिज़र्विंग हैं इन सीट्स के लिए और इस यूनिवर्सिटी के लिए। तो आप लोगों के रोल अलग नहीं होने वाले हैं, या आप लोगों की सोच समझ जो है इक्वली इम्पॉर्टेंस रखती है इस यूनिवर्सिटी कैंपस में। टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में डिजिटल डिवाइड एक टर्म है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि कई परिवारों में या लोगों में ये समझ होती है कि टेक्निकल चीज़ों के लिए मर्द जो हैं वो बेहतर होते हैं, कि उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आती है टेक्निकल चीज़ें या टेक्नोलॉजी की चीज़ें, राइट? लेकिन ऐसा होता क्यों है, ये सवाल हम कभी नहीं उठाते, क्योंकि ज़्यादा एक्सपोजर जो है
जिस ग्रुप को मिलता है वो उसमें बेहतर परफॉर्म करने लगता है, और धीरे धीरे ये एक सबकॉन्शियस आइडिया बन जाता है कि ये ग्रुप इस चीज़ के लिए अच्छा है, दूसरा ग्रुप जो है वो नहीं अच्छा है। मैं जानबूझकर ग्रुप वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उसमें आइडेंटिटी के कई मसले आते हैं, क्योंकि बहुत लड़कियां हैं जो आपने देखा होगा साइंटिस्ट बन जाती हैं, साइंटिस्ट बन के बैठी हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, गूगल में कितनी लड़कियां काम कर रही हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर करते हुए भी अपने स्टीरियोटाइप्स के साथ में चलते हैं कि लड़कियां टेक्निकली साउंड नहीं होती। तो ये दूसरी एक चीज़ है जिसको आपको अडेप्ट करना होगा कि नहीं, अगर ऐसा होता भी है कि किसी लड़की से उसको टेक्निकल चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है, तो वो सिर्फ अवेयरनेस का मसला है, ना कि उसकी एक्सपर्टीज़ और कैपेबिलिटी का। तो उसकी अवेयरनेस में कहाँ कमी रही है उसका मसला है। तो उसके लिए भी बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस चलते हैं, और जिसके थ्रू आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल देके बताया, जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि आप रीपोस्ट ऐसे नहीं कर सकते हैं, आपको हैशटैग यूज़ करना है। तो दिस इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ अवेयरनेस कि अगर मुझे है, क्योंकि मैं उस डोमेन में काम करती हूँ, मेरा पीएचडी रिसर्च जो है वो टेक्नोलॉजी पे ही है, तो उस टेक्नोलॉजी से जुड़ी बहुत सारी बातें मुझे जनरली पता होंगी जो शायद बहुत सारे मर्दों को ना पता हों। तो ये जेंडर के आसपास घूमने वाली चीज़ें नहीं है, इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन। सेकेंड पॉइंट इन दिस इज कि डिजिटल लिटरेसी सभी के लिए बराबर महत्व रखती है, इम्पोर्टेंस रखती है, कि आप सभी को डिजिटल लिटरेसी को सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज यू ऑल आर जेन जी जनरेशन हु इज़ डीलिंग विद टेक्नोलॉजी। तो आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत सारी स्किल्स हैं जो हेल्प करेंगी आगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन में भी और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए भी। तो डिजिटल लिटरेसी को दोनों जेंडर आई थिंक को सीरियस लेना चाहिए कि हमें जितना हो सके, जो आजकल टूल्स ट्रेनिंग है, AI ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होते हैं, वो आप करें, बोथ द जेंडर्स, बोथ द ग्रुप्स, which is very important. Now come to the sensitive part of gender sensitization program. अवेयरनेस का इशू हमने समझा, आइडेंटिटी का इशू हमने समझा, जो कि सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ना कि आप सभी जो फील करते हैं या देखते हैं कि डिफ्रेंसिएशन जो क्रिएट होता है दो जेंडर्स का, वो सोशली क्रिएटेड होता है, ना कि उसमें बायोलॉजी का कोई इम्पैक्ट है या आपके परवरिश का उसमें ज़्यादा रोल होता है, ना कि बाय बर्थ ऐसा कुछ है कि कोई इनकेपेबल है, कोई केपेबल है, ऐसा नहीं है। सो जेंडर सेंसिटाइजेशन के पर्सपेक्टिव से नाउ वी विल टॉक अबाउट सम साइबर इश्यूज और साइबर स्टॉकिंग्स विच टेक्स प्लेस। सो नाउ you have entered in campus, जैसे कि मैम विल टॉक अबाउट ICC कि उस कमिटी का क्या रोल है टू सेफगार्ड एंड गिव प्रोटेक्शन टू द स्टूडेंट्स who sometimes face harassment on campus, sometimes so again when it comes to harassment, जब हम harassment की बात करते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि लड़कियों को ही जानना है कि उनके लिए कौन से मेजर्स हैं या उनके लिए कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो वो समझ सकती हैं, बट लड़कों को भी इक्वली समझने की ज़रूरत है। सो इन डिजिटल स्फेयर now when you people use smartphone and when we talk to people, right, तो कैंपस में जब आप आते हैं या आप लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहाँ पर बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है आपके स्मार्टफोन का। आप लोग नंबर शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, दोस्ती करते हैं, उसके बाद बातचीत शुरू होती है। लेकिन कब वो बातचीत स्टॉकिंग में बदल जाए या कब उसको स्टॉकिंग कहा जाए या वो कब क्राइम का फॉर्म ले ले, ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है। तो आपको ये समझना होगा कि देयर आर सर्टेन टर्म्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी इंसान को जैसे बहुत सारे कैंपस में यू पीपल आर फेमिलियर कि विमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स दे फेस
you know, this is also a data, government data says that most of the harassments are faced by women and the marginalized group on campus. तो किसी भी तरह की बुलिंग, किसी को परेशान करना, ये साइबर सिक्योरिटी के अंडर आएगा अगर आप उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू करेंगे। तो अगर आप ऐसे फेस टू फेस करते हैं तो फिर वो ICC का मुद्दा बनता है, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं तो वो साइबर क्राइम का इशू बन जाता है। सो जेंडर सेंसिटाइजेशन के थ्रू ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। सो देयर आर सर्टेन प्रोग्राम्स लाइक ई-सेफ हर प्रोग्राम, जो एक बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, एंड CDEC द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग हैदराबाद में ही है, विच रन्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये उन गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयर करता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप लोग इसको देखें जाके बाद में और समझने की कोशिश करें कि साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम इज़ वेरी वेरी क्रूशियल नाउ। So there are different types of harassment takes place on cyber forums. One is that when you talk to somebody, आप जब किसी से बात करते हैं उसकी मंजूरी के बिना, कि किसी इंसान ने अगर आपको ये बोला कि हम आपसे बात करने में रजामंदी नहीं है तो भी आप उससे बात करें, तो वो एक साइबर सिक्योरिटी का कंसर्न बनता है। सिमिलरली किसी की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ को बिना उनके मंजूरी के शेयर करना भी साइबर सिक्योरिटी का इश्यू बनता है। इस तरह की चीज़ें जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, एक कैंपस के अंदर स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि आप एक ऐसे कैंपस में हैं जिसको सेफ़ कैंपस बनाना है, ना कि उसको अनकंफर्टेबल कैंपस बनाना है किसी भी ग्रुप के लिए। तो ये दोनों ही ग्रुप्स पे लागू होता है कि अगर आपको लगता है कि कोई आपको आपकी मंजूरी के बिना परेशान करता है, तो पहले आपका काम है उसको कम्युनिकेट करना क्लियरली। तो अगर आप कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो आप मैसेज में करते हैं या वर्बली करते हैं, तो ये कम्युनिकेशन कैन हेल्प यू टू गेट इनटू द क्राइम, साइबर क्राइम। अगर आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाए हैं और फिर ये एक क्राइम का फॉर्म लेता है, तो वो फिर आपकी कमिटी के अंडर आएगा। ये मतलब ये एक प्रॉब्लम उनके द्वारा सॉल्व की जाएगी। सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स विच comes under the cyber security, and from the gender sensitization perspective I wanted to talk about. Yes, thank you so much. Any other questions? If you have queries, if you have, we will discuss after all these speaker will speak. Thank you. बेहद शुक्रिया डॉक्टर मधु। You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू अदब के मशहूर शायर, मज़ाहनिगार और समाजी नक्काद अकबर इलाहाबादी से। अकबर इलाहाबादी का असल नाम सैयद अकबर हुसैन था। उनका जन्म 1846 में इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में हुआ। वो पेशे के एतबार से जज थे, लेकिन अदब की दुनिया में उनकी पहचान एक ऐसे शायर के तौर पर हुई जिसने अपने मज़ाहिया और तंकीदी अंदाज से समाज के बदलते हुए रुझानात को बेबाकी से बयान किया। अकबर इलाहाबादी की शायरी की सबसे बड़ी खासियत उनका मज़ा, तंज़ो मिज़ाह और गहरी समाजी बसीरत है।
उन्होंने मगरिबी तहजीब की अंधी नकल, तालीम, सियासत और मुआशरे के मुख्तलिफ पहलुओं पर दिलचस्प और फिक्रंगीज अंदाज में कलम उठाया। उनके अशार हंसाती भी हैं और सोचने पर भी मजबूर करते हैं। आइए उनकी चंद मशहूर अशार सुनते हैं। हम ऐसी कुल किताबें काबिले ज़ब्त समझते हैं कि जिनको पढ़ के बच्चे बाप को खप्त समझते हैं। और उनका ये मशहूर शेर, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब टोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। एक और दिलचस्प शेर मुलाहिजा हो, ईम ने रस्म ने मजहब ने जो की थी बंदिश, तोड़ी है सबको मगर जुल्फी परेशान ने अकबर। अकबर इलाहाबादी ने उर्दू शायरी को मज़ा और तनकीद का ऐसा रंग दिया जो आज भी उतना ही ताज़ा और मुअस्सर महसूस होता है। उनका कलाम हमें मुस्कुराहट के साथ साथ मुआशरे को समझने का सलीका भी सिखाता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रही थी अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। You were listening to अर्ज किया है। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सब को इस मुद्दे पे सवाल नहीं आए हैं, लेकिन अभी आपको कुछ रूल रेगुलेशंस बताई जाएंगी कि यूनिवर्सिटी में जेंडर इश्यूज़ को लेके कैसे कवानीन रहती हैं और उसकी ज़रूरत क्या है। हमारे दरमियान प्रोफेसर सुमी और डॉक्टर निदा हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि आप आईसीसी के बारे में स्टूडेंट्स को बताएं। मैडम बोले ओके, बोथ ऑफ यू प्लीज़। Thank you so much, Cesar. And Assalamu alaikum, very good afternoon, आदाब। जैसे सर बता रहे थे कि आईसीसी के बारे में इंटरनल कंप्लाइंस कमेटी जैसे कि आप लोगों की यूनिवर्सिटी में कॉन्स्टिट्यूट है, कितने लोगों को पता है कि ऐसे कुछ कमेटी है यूनिवर्सिटी में आईसीसी बोलकर? नहीं, अभी तक सुना ही नहीं है आप लोग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये किसी ने सुना है या सिर्फ रेज योर हैंड अगर किसी ने सुना है तो? एनी स्टूडेंट? नहीं, ओके। तब तो बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बताने के लिए कि आईसीसी है यूनिवर्सिटी में और वो क्यों है। ओके, तो आईसीसी देखिए यूजीसी गाइडलाइंस के हिसाब से जो है हर यूनिवर्सिटी में इंटरनल कंप्लाइंस कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूटेड है। तो उसमें सर ने ऑलरेडी बताया कि इसमें टीचिंग मेंबर्स है, टीचिंग स्टाफ एंड देन नॉन टीचिंग स्टाफ है। एंड इन केस एनी केस रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स की कुछ हैरासमेंट केस आए तो उसमें 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी रहते हैं वो इंक्वायरी के टाइम में। ओके, और जैसे कि आईसीसी ज़्यादातर जो है ऑलमोस्ट 99% जो है आप लोग सुनेंगे तब वो सेक्सुअल हरासमेंट की केसेस को डील कर लेती है। ठीक है, और जब भी ये टर्म सुनते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट, तब सब लोग अगर कोई प्रोग्राम है तो वो प्रोग्राम में नहीं आते। हाँ, और ऐसे भी सोचते हैं कि हमारे साथ तो बिल्कुल भी ऐसे मतलब नहीं होता और ये ऐसी चीज़ों पे हम नहीं मतलब इन्वॉल्व होंगे। ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मली रहती है। लेकिन देखिए, मैं सच बताऊँ तो बहुत सारे केसेस हमने डील किया है जो सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड है, वो स्टूडेंट हो या एम्प्लॉई हो, कोई भी हो। हमारी यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ। सो ऐसा नहीं है कि ये 100% जो है सेक्सुअल हरासमेंट फ्री कैंपस है।
जहाँ पे मर्द और औरत है, या आप लोगों को भी पता है जेंडर मतलब जो डिफरेंशिएशन है, तब ये जो केसेस है, ये जो चीज़ें हैं होती रहती है। तो हमें थोड़ा मतलब सेल्फ खुद को जो है अवेयरनेस करने की या अवेयरनेस लेने की ज़रूरत है। ओके, तो बहुत सारे ऐसे मतलब डील किया है हम लोग, इसीलिए हमें पता है कि जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट थोड़ा बहुत जो है अपना हक क्या है, राइट्स क्या है, या हमारा लिमिट क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखे। ओके, तो आईसीसी के डिटेल में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताने के लिए जो मेंबर है, आईसीसी का एक मेंबर है, मिस निदा यास्मीन मैम है, तो मैं मैम को इनवाइट कर लेती हूँ। तो मैम जो है बहुत तफसील से आपको बताएंगे आईसीसी के बारे में, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उसका प्रोसेस कैसा है, इसका इंक्वायरी कैसे होती है, और फिर इंक्वायरी के बाद जो मतलब जो पनिशमेंट है या कुछ है तो वो कैसे होता है, वो सारे प्रोसेस आप लोगों को बताएंगे। सो थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ये ना सिर्फ स्टाफ के लिए बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी है। एक्चुअली ये होता क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 के तहत ये बना है। इसमें स्टाफ के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी मालूम होना चाहिए कि फ़र्स्ट आप क्यों अप्रोच करेंगे और किस वक्त अप्रोच करेंगे आप आईसीसी में। सो यस, जैसा कि फर्स्ट कोई अनवेलकम कमेंट्स है जो बार बार हो रहे हैं और समझाने पर भी आपका जो क्लासमेट है वो इस चीज़ को नहीं मान रहा है, तब आप आईसीसी को अप्रोच हो सकते हैं। और सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स अगर आपके क्लासमेट आपको दे रहे हैं, उस वक्त आप आ सकते हो आईसीसी के पास। रिपीटेड अनवांटेड मैसेजेस आ रहे हैं, स्टॉकिंग हो रही है आपको, और अनवांटेड टचिंग हो रहा है। जो ऐसा भी होता है कि कभी आप बैठे हो साथ में, बाय मिस्टेक टच हो गया है, यू शुड नॉट अप्रोच आईसीसी। फर्स्ट गिव अ वार्निंग। वंस अगर हुआ है, ठीक है, सॉरी बोल दिया है। अगर वो चीज़ बार बार हो रही है, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ये सब चीज़ें एक ही बार होने पर यू कैन नॉट कम टू आईसीसी एंड कंप्लेन। आपको ये चीज़ और एक बार ऐसा हो रहा है, यू फील अनकंफर्टेबल, बोलने के बावजूद भी वो चीज़ नहीं मानी जा रही है, तब आप आईसीसी को अप्रोच कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर किसी का थ्रेटनिंग बिहेवियर है तब भी आप आईसीसी को अप्रोच हो सकते हो। अगर किसी का फोटोग्राफ विदाउट परमिशन, वीडियो विदाउट परमिशन सर्कुलेट किया जा रहा है, तब भी आप आईसीसी को अप्रोच हो सकते हो। और ऑनलाइन हरासमेंट थ्रू सोशल मीडिया, इस वक्त भी आप आईसीसी को अप्रोच हो सकते हो। और अगर किसी को आपके बिहेवियर की वजह से किसी को अनसेफ फील हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तब भी वो दूसरा इंसान आईसीसी को अप्रोच हो सकता है। ये सब चीज़ें हैं। साथ ही साथ ये भी है कि आप लोग इतने समझदार हो कि किस चीज़ को हमको नहीं करना चाहिए और किस चीज़ को करना चाहिए। ये सब जाने के बावजूद भी अगर आप कर रहे हो, इसके पनिशमेंट भी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स बता रही हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक वार्निंग देके छोड़ दी जाएगी, नो। आपके अगर आपका जो भी ऑफेंस है वो बहुत ज़्यादा है, आपके सस्पेंशन के साथ साथ उसके ऊपर एफआईआर भी हो सकती है, और एफआईआर के बाद आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलने से भी रोका जा सकता है फॉर सम ईयर्स और परमानेंटली। और ये चीज़ ऑनलाइन अपडेट हो जाएगी। अगर आप दूसरे कोई भी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जाओगे, ये चीज़ पहले आ जाएगी कि आपका जो केस था वो आईसीसी में था। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आपको कैंपस में रहना है। नाउ प्रोसीजर बताती हूँ मैं आप लोग को। अगर आपको आईसीसी को अप्रोच होना है तो किस तरह से करेंगे आप। जी, आईसीसी को जब भी आपको अप्रोच होना है, या तो आप आईसीसी को ऑफिशियल मेल आईडी पर आप लोग अपना मेल डाल सकते हो, या नहीं तो रिटन लेटर आपका साइन होना चाहिए उसके ऊपर। वो लेटर आप कोई भी आईसीसी मेंबर को, स्पेशली चेयरपर्सन सुमी मैडम को आप लोग सबमिट कर सकते हो। जब आपने कंप्लेंट सबमिट कर दी है, तब हम हमारा प्रोसेस करेंगे।
कंप्लेंट सबमिट होने के बाद आईसीसी उसको एक्नॉलेज करेगी कंप्लेंट को। कमिटी एग्जामिन्स उसके जो भी फैक्ट्स बताए गए हैं आपको कंप्लेंट में जो भी फैक्ट्स बताए गए उन सब को डिटेल में पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट, दोनों पार्टीज़ कंप्लेनेंट और जिसने भी कंप्लेन किया है एंड अदर पर्सन दोनों को भी बुलाया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी। और ये नहीं है कि अगर कंप्लेन कर दिया है तो सज़ा मिलनी ही है, उसके ऊपर बराबर से कार्रवाई होती है। दोनों के साइड स्टोरी को सुना जाता है, जिसने कंप्लेन किया है इसको भी और जिसने हरास किया है उसको भी, दोनों की कंप्लेन सुनी जाती है, दोनों की बातें सुनी जाती है, उसी के ऊपर फैसला होता है। नेक्स्ट, जब भी आप कंप्लेन करते हो तो आप ये भी होता है कि आपके दोस्त के साथ है तो उनको पता है कि किस तरह से उनके साथ हरासमेंट हो रहा है, तो विटनेस भी अगर जिसको भी कंप्लेन करना है वो विटनेस भी नाम देगा, तो उस विटनेस को भी बुलाकर उससे भी पूछा जाएगा कि ये फैक्ट्स जो भी स्टेट किए गए हैं कंप्लेन में ये कितना सही है। दोनों तरफ से विटनेसेस होंगे, जिसने कंप्लेन किया उसके भी विटनेसेस को बुलाया जाएगा और जो हरास कर रहा है उसके भी विटनेस को बुलाया जाएगा, दोनों की बातें सुनी जाएगी। नेक्स्ट, इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि चाहे वो स्टूडेंट हो या स्टाफ हो, दोनों में भी कंप्लेन की कॉन्फिडेंशियलिटी 100% होती है। ना स्टूडेंट का नाम बाहर जाता है, ना कंप्लेन क्या है वो भी बाहर जाती है, ना ही स्टाफ का नाम जाता है बाहर। बस जितने भी आईसीसी के कमेटी मेंबर्स होते हैं उनके अलावा कौन कंप्लेन किया है, किसके ऊपर कंप्लेन किया है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है। सो इस चीज़ का पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाती है। और ये नहीं है कि सिर्फ हमने अपनी तरफ से ये चीज़ बना ली है, ये चीज़ आईसीसी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। जितने मेंबर्स हैं सिर्फ उन्हीं के बीच में सभी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अगर आपको कंप्लेन करते वक्त ये डर हो रहा है कि कहीं हम जो कंप्लेन कर रहे हैं वो बाहर ना चले जाएं, हमारे दोस्त क्या बोलेंगे हमको वगैरह वगैरह, तो इस चीज़ के आप पूरी तरह से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ये 100% कॉन्फिडेंशियल ही होता है। नेक्स्ट, जब दोनों साइड की स्टोरी सुन ली जाएगी तब आईसीसी अपने जो भी फैसला है वो प्रेजेंट करेगी। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि वो डिसीजन मिनिमम से ज़्यादा मैक्सिमम बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। जैसा कि मिनिमम आपको वार्निंग देके छोड़ दी जा सकती है, या नहीं तो आपको अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको फर्स्ट हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। अगर फिर भी आप नहीं सुधर रहे हो तो आपको कोर्स से निकाला जाएगा। फिर आपको वो भी नहीं हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट इनफ, जो हरासर है उसके लिए, तो उस वक्त यूनिवर्सिटी से सस्पेंड भी कर दिया जाता। इसके अलावा और हायर पनिशमेंट ये होती है कि फॉर सम ईयर्स द स्टूडेंट इज़ नॉट अलाउड टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज, एनी यूनिवर्सिटी। और ये मत समझिए कि ये सिर्फ ऑन पेपर ही रहेगा, क्योंकि हर चीज़ डिजिटाइज हो चुकी है। आपके सर्टिफिकेट्स भी आप लोग को पता है कि ऑनलाइन अवेलेबल है। अपार आईडी और ABCD आईडी जो भी आप लोग बोलोगे, ये सब चीज़ें वहाँ पर भी अपडेट होती हैं। तो जब भी आपका अपार आईडी या ABCD आईडी जो भी होता है, जब भी आप यूनिवर्सिटी में दोगे तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया जाएगा कि यू वर इन्वॉल्व इन सम हरासिंग कंप्लेन इन ICC एंड दिस पनिशमेंट वाज गिवन टू यू। Okay. Try to maintain a safe campus, and you people should first of all, लड़की हो या लड़के हो, classmates हो, mutual respect is very important. If you mutually respect each other, I think ICC में complaints नहीं आएंगे. So mutual respect is very important. So, पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़िए और दूसरों के लिए भी ये माहौल पढ़ा लिखा ही बनाइए। थैंक यू। आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your
This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। सोचिए, आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जहां ना अंडरग्राउंड ड्रेनेज हो, ना सीवर लाइंस और ना ही गंदे पानी को बाहर निकालने का कोई इंतजाम। बरसात का पानी सड़कों पर जमा हो जाए, गंदा पानी घरों के आसपास बहने लगे और बीमारियां तेजी से फैलने लगें। आज शायद ऐसी जिंदगी का तसव्वुर भी मुश्किल लगता है, लेकिन एक जमाना था जब इंसान इसी मुश्किल का सामना करता था। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM और मैं हूं आरजे उबैद। खैर मकदम है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में, जहां हम तारीख के उन दिलचस्प सफ़ों को खोलते हैं जिन्होंने इंसानी तहजीब और जिंदगी को बेहतर बनाया। आज हम बात करेंगे सीवेज सिस्टम की, एक ऐसी इंजीनियरिंग अचीवमेंट जो नज़र तो नहीं आती लेकिन हर शहर की सेहत और सफाई की बुनियाद होती है। दोस्तों, सीवेज सिस्टम अंडरग्राउंड पाइप्स और ड्रेनेज का एक ऐसा निज़ाम है जो घरों, फैक्ट्रीज और सड़कों से निकलने वाले गंदे पानी को सुरक्षित तरीके से ट्रीटमेंट प्लांट्स या डिस्पोजल साइट्स तक पहुंचाता है। इसी वजह से शहरों में सफाई कायम रहती है और कई खतरनाक बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है। लेकिन इस निज़ाम की शुरुआत कब हुई? तारीख बताती है कि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे एडवांस्ड सीवेज सिस्टम्स में से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन ने तैयार किया था। लगभग 2600 BCE में मोहनजोदारो और हड़प्पा के शहरों में पक्की ईंटों से बनी अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइंस मौजूद थीं। घरों के बाथरूम्स और टॉयलेट्स का गंदा पानी इन नालियों के जरिए शहर के बाहर ले जाया जाता था। हर घर से निकला पानी पहले छोटे ड्रेन्स में और फिर बड़े अंडरग्राउंड सीवर्स में शामिल होता था। हैरानी की बात यह है कि इन ड्रेनेज लाइंस की सफाई के लिए इंस्पेक्शन चेंबर्स भी बनाए गए थे। आज के मॉडर्न मैनहोल्स का बुनियादी ख्याल भी इसी तरह के सिस्टम से मिलता जुलता था। इसके बाद प्राचीन रोम ने भी सीवेज इंजीनियरिंग में अहम तरक्की की। लगभग 600 BCE में क्लोएका मैक्सिमा नाम का एक बड़ा सीवेज सिस्टम तैयार किया गया, जो आज भी दुनिया के सबसे मशहूर पुराने ड्रेनेज सिस्टम्स में शुमार होता है। इसका मकसद शहर का गंदा पानी और बरसात का पानी नदी तक पहुंचाना था। लेकिन मॉडर्न सीवेज सिस्टम की बुनियाद 19th सेंचुरी में और मजबूत हुई, जब यूरोप में कॉलेरा और दूसरी वबाओं ने हजारों लोगों की जान ले ली। साइंटिस्ट्स ने समझा कि बेहतर सैनिटेशन और अंडरग्राउंड सीवर नेटवर्क्स पब्लिक हेल्थ के लिए कितने ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, सीवेज सिस्टम सिर्फ ज़मीन के नीचे बिछी हुई पाइप्स का जाल नहीं है। ये इंसानी इंजीनियरिंग, प्लानिंग और पब्लिक हेल्थ की एक ऐसी मिसाल है जो हर रोज़ खामोशी से हमारी ज़िंदगी को महफूज और साफ बनाए रखती है। मैं हूं आरजे उबैद और आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फ़िलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे तारीख के पन्नों से एक और दिलचस्प इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें रेडियो मानू @manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. थैंक यू मिस डॉक्टर निदा। एंड ये बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन है हम सब के लिए, ख़ास तौर से उस दौर में जब हम इतने सारे सोर्सेज, ज़राए का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी हमें ख़ुद खबर नहीं होती है। सिर्फ मोबाइल नहीं, बल्कि मोबाइल में जितने तरह के मीन्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, हमारी इंफॉर्मेशंस दुनिया के हर कोने में पहुंच जाती है और कई बार हमें ख़बर नहीं है कि वो इंफॉर्मेशंस, वो डेटा, वो तमाम चीज़ें जो हमारे साथी की है, हमारे कैंपस के किसी भी स्टाफ की है, कुलीग्स की है, वो भी हम शेयर कर रहे हैं जाने अनजाने में। और वो साइबर सिक्योरिटी के उन लॉ के तहत आती है जो बहुत ही परेशान करने वाले कानून हैं
और हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। दूसरी बात जिस पर इन्होंने बहुत ज़रूरी है हमें सोचने की कि कैंपस में सिर्फ लड़कों को नहीं सोचना है कि हमें कैसे रहना है, और ना ही सिर्फ लड़कियों को सोचना है, बल्कि दोनों तबके को, हर जेंडर के हर कैटेगरीज़ को इस समझ के साथ पूरी यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारनी है, जिसमें संजीदगी हो कि हम एक दूसरे की डिग्निटी की, एक दूसरे के साथ अच्छे शोर से पेश आएँ। और इनफैक्ट मुझे याद है हम लोग जब हमारे टाइम में JS कैश होता था, इसका नाम कुछ और था JNU में, JS कैश में कुछ ऐसी बातें होती थी कि, और इसमें बहुत माइन्यूट जो लीगल कंसर्न्स हैं कि आप कुछ सेकंड तक भी किसी को देखते हैं, जैसे आप हिंदुस्तानी ज़ुबान में लोग घूरना कहते हैं, स्टेयरिंग, वो भी गुनाह में शामिल होता है, वो भी क्राइम में शामिल होता है। तो 90 सेकेंड्स मधु से, सो 90 1.5 मिनट, राइट। तो आप पलक झपकना कुछ सेकंड होता है, तो आपने यूँ देखा, ये एक ह्यूमन बिहेवियर का हिस्सा है कि आप दुनिया को देखते हैं, पूरे ऑब्जर्वेशंस को ज़िंदा रखते हैं। ऑब्जर्वेशन इज़ समथिंग वेरी नेचुरल, लेकिन आप किसी भी इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा स्टेयर करते हैं और अगले को डिस्कम्फर्ट महसूस हो, अगले को लगे कि ये मुझे देख रहा है, और देखने की उस पूरे बिहेवियर को रीड करता है कोई भी सेंडर, तो वो कंप्लेन कर सकते हैं ICC में। आप समझिए कि ये छोटी सी बात है जिसे हम अमूमन बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आम गुफ्तगू में बात करते हैं पुराने के। बहुत ज़रूरत है हमारे यहाँ इस कैंपस में स्टूडेंट्स को भी बतानी चाहिए कि कैसे देखना है, कैसे बातचीत करनी है। वो अल्फाज जो इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही नपे तुले होनी चाहिए, क्योंकि आप उन अल्फाजों के बिना पे भी आप जिसके साथ बात कर रहे हैं वो ICC में कंप्लेन कर सकते हैं कि आपने उनके साथ बदतमीज़ी की, और ये सेक्सुअल हरासमेंट का हिस्सा हो सकता है। तो चूँकि हम जिस परवेश में आते हैं वो एक अलग ज़िंदगी होती है, वहाँ पे कोई कायदे कानून सिटीज़नशिप के नाते होती हैं, और बहुत रिलेटिवली लूज़ इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे मॉनिटरिंग नहीं होती है। इस 200 एकड़ के कैंपस में जब आपका दाखिला हुआ तो आप बहुत खुली सी खूबसूरत कैंपस में हैं, लेकिन उसमें भी हज़ारों किस्म के रेस्ट्रिक्शंस हैं, और वो दिखाई नहीं देता है। वो उसकी गाज तब पड़ती है जब हम उस तरह के तमाम मीन्स का इस्तेमाल करते हैं जो दूसरों को पसंद नहीं आए। आपको ये पता प्रोक्टोरियल टीम ने बताई होगी, जिसका मैं बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं हूँ, लेकिन पूरे कैंपस में सैकड़ों CCTV लगे हुए हैं, और वो चिड़ियों के मानिंद दरख्त में कहीं जगह लगे हुए हैं, ना। आपको पता नहीं होगा वो CCTV कहाँ पर है, बहुत सारे ट्रीज़ में लगे हुए हैं, बिल्डिंग्स में लगे हुए हैं, और मॉनिटर करती है। इसका सिर्फ ये पर्पस है कि हम इस कैंपस में सेफ़ रहे, हम सब सेफ़ महसूस करें। कोई आप किसी के यहाँ जान लेने के लिए नहीं आता, लेकिन रवाबित में, हर दिन की ज़िंदगी में हम कैसे बिहेव करते हैं उसको मॉनिटर करना ज़रूरी है। और यूनिवर्सिटी का पर्पस ही होता है एक अच्छे सिटीजन्स को पैदा करना, एक अच्छे शहरी को बनाना, और ये किरदार कशी दरअसल यूनिवर्सिटी की पहली जिम्मेदारी होती है। तालीम तो एक लॉन्ग टर्म एम्बिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स का हिस्सा है, और इसीलिए ICC का रोल बहुत ज़्यादा होता है हमारी लाइफ में। और हमें पता है कि जिन लोगों के नाम के साथ ICC के कंप्लेंट्स जुड़ जाती हैं, और अगर वो साबित हो गया तो आपके सर्टिफिकेट्स में आपकी पूरी ज़िंदगी जुड़ी रहती है। कहीं नौकरी में जाएंगे वो आपकी खबर वहाँ रहेगी, किसी भी दूसरे इदारे में एडमिशन्स के जाएंगे वहाँ पे एडमिशन्स नहीं होंगी। तो ये चैलेंजेस हैं हमारे लिए, और कई ऐसे मौक़े होते हैं कि अनजाने में भी हम कुछ गलती कर जाते हैं। तो इसलिए कॉन्शियसली अपने आप को सुधारना, रीथिंक करना, समझना कि मैं एक तालिब इल्म हूँ इस इदारे का, और उस उर्दू यूनिवर्सिटी जिसे आपने इनाग्रल में सुना था, इस यूनिवर्सिटी की बहुत तारीफ़ हुई थी, ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में आपने सुना है। इन सब को बचाने के लिए, उन सबको मुस्बत तरीके से अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए ज़रूरी है कि हम ICC के कानून को ज़रूर याद रखें। एक ICC कानून है। हमारे पास एक और कंप्लेन कमेटी होती है, एंटी रैगिंग कमेटी। अभी तक मेरे इल्म के हिसाब से एक्चुअल मतलब फैक्चुअली कोई भी रैगिंग की कंप्लेन नहीं आई हैं। 2-3 कंप्लेन जब भी आए हैं वो फेक थे, आपस में झगड़े हुए, आपस में आपके तैश हुआ, और लोगों ने ICC उसमें एंटी रैगिंग सेल में कंप्लेन कर दिया। अगर कोई गलत कंप्लेन भी करता है, आपको मालूम होनी चाहिए, वो ICC हो या एंटी रैगिंग कमेटी, तो कंप्लेन करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है कमेटी। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि हम खामखा किसी भी परेशानी में दूसरों को नहीं डालें, जिससे परेशानी सबकी बढ़ती है। तो ये तमाम पहलू हैं जिसे हमें जेंडर सेंसिटाइजेशंस के समझने के लिए
हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग अब आखिरी मरहले में हैं। हमारे दरमियान मिस्टर सुनॉय हैं, जो जैसे हमने कहा था एक मशहूर ऑथर हैं, नावल राइटर हैं और एक बहुत बड़ी हस्ती हैं शहर की, हैदराबाद की शहर की यही खूबसूरती है कि एक ऐसे मल्टी कल्चरल शहर में हम रहते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ़ ज़ुबान के लोग दक्कनी ज़ुबान में शामिल हो जाते हैं, दक्कनी कल्चर में शामिल हो जाते हैं, लेकिन लिखने का जो अंदाज़ है वो सबका मुख्तलिफ होता है। कोई अंग्रेज़ी में, कोई तेलुगु में, कोई उर्दू में, कोई पर्शियन में, और वो सब पब्लिक स्पेस का हिस्सा होता है। उन लिखने वालों की हमें हमेशा इज़्ज़त करनी चाहिए जो हमारे माशरे के बारे में लिखते हैं और हमें उसके ज़रिए सीखने का मौका मिलता है। इनके नावल्स, इनके राइटिंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो लोग जो अंग्रेज़ी पढ़ते हैं ज़रूर इनके नावल को पढ़ें और आप समझेंगे कि इसकी अहमियत हमारी ज़िंदगी में कितनी है। आई काइंडली इनवाइट यू विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इंटरेक्ट विद आवर स्टोरी। Good afternoon, everybody. Before I start, I would like to say that I'm not very good in Hindi. I will try to speak in Hindi. So if there are any grammatical mistakes or things, just please help me. So with that, मैं एक IT प्रोफेशनल थी. I worked in Infosys, TCS, Microsoft. But in 2016, I decided to quit my corporate job and start my writing process. ठीक है, तो ये मेरा बैकग्राउंड है, उसका हिसाब से अभी मैं क्या बोलना चाहती हूँ वो मैं शुरू करती हूँ। तो आप लोग अभी तक जितना भी बातें सुने वो उनमें ज़्यादातर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया गए, करेक्ट? तो वो लोग ये भी कोशिश कर रहा था कि आप सो ना जाए। तो मैं क्या कर रही हूँ, आई विल नॉट टॉक टू यू अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओके? इंस्टेड मैं आपको 3 कहानी सुनाने वाली हूँ। मकसद यही है कि आईसीसी तक जाने के पहले हम सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं, ओके? जैसे मैंने बोला, मैं एक सॉफ्टवेयर लिखती थी, क्लीन इनपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट। अगर कोड क्लीन है तो रिजल्ट भी साफ आएगा, नो डाउट अबाउट इट। वो एक सुंदर दुनिया थी, इनपुट एंड आउटपुट मैच्ड। फिर मैंने राइटिंग का काम शुरू किया। जब मैं बुक लिख रही थी, आई वॉज राइटिंग ए बुक ऑन ट्रू क्राइम। उसके लिए मैं हैदराबाद पुलिस के साथ काम किया। तो उन्होंने मेरे को गिव मी एक्सेस टू केस फाइल्स। बहुत सारा उनका जो क्रिमिनल केस फाइल्स होता है उनमें एक्सेस दिया। तो मेरे को सडनली रियलाइजेशन हुआ कि रियल लाइफ सॉफ्टवेयर की दुनिया के जैसा नहीं है। इवन इफ समवन इज क्लीन, सोसाइटी उनको हर्ट कर सकती है। आई क्राइड सो हार्ड व्हेन आई रेड दोज फाइल्स। इनोसेंट लोगों के साथ क्या क्या बुरा चीज़ हो सकता है, बियॉन्ड इमेजिनेशन। बट वायलेंस अचानक से नहीं होता, वो धीरे धीरे बढ़ता है। जब भी कुछ गलत होना शुरू होता है तभी उसको रोक देना चाहिए। यू आर सीइंग समथिंग इज हैपनिंग रॉन्ग, somebody is doing some बदतमीजी, stop that person right there. ठीक है? Let me explain through stories because after all I am a storyteller. So the first story, 2 स्टूडेंट एक कॉलेज कैंपस में मिले। शुरू में उन्हें एक दूसरे को अच्छा लगा, फिर लड़का बिकेम पॉजिटिव। लड़की किससे बात कर सकती है, यहाँ जा सकती है, कहाँ जा सकती है। जब लड़की ने परेशान होकर रिश्ता तोड़ दिया तो
लड़के ने बदतमीज़ी शुरू की। कॉरिडोर में फालतू कमेंट्स, रात को मैसेजेस, सबने देखी, सबने सुनी, पर everybody kept quiet. So the situation escalated. लड़की के माता पिता ने कॉलेज में शिकायत किए। कॉलेज ने लड़के को निकाल दिया, रस्टिकेट कर दिया। सो आईसीसी के पास कंप्लेन गए, रूल्स टुक ओवर, एवरीबडी वाज पनिश्ड। लेकिन नुकसान हुआ ना, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। द गर्ल सफर्ड टॉर्चर इन द हैंड ऑफ द बॉय फॉर मंथ्स। और वो लड़का का रिकॉर्ड पर भी तो ब्लैक मार्क लग गया, जो फ्यूचर के इंटरव्यू में उसके साथ साथ जाएगा। बोथ पेड अ हेवी प्राइस फॉर व्हाट स्टार्टेड एज वेरी स्मॉल एक्ट्स। तो वो स्मॉल एक्ट्स को तभी का तभी रोक दिया गया, तो इफ अदर्स हैड ऑल्सो इंटरवेंट, देन सिचुएशंस वुडंट हैव एस्केलेटेड टू दैट सच एन एक्सटेंट, राइट? सो रूल्स कैन पनिश। आईसीसी है, बहुत अच्छा है, लेकिन आईसीसी तक जाने का ज़रूरत ही क्या है ना? और देखिए, आप लोग अभी नए नए कैंपस में ज्वाइन किए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी सीन अ वर्जन ऑफ दिस ऑलरेडी इन कैंपस? बी केयरफुल, बी अवेयर, डोंट लेट द सिचुएशन एस्केलेट। ठीक है, तो पहला कहानी समझ में आ गए? So let's go on to the next story. I will not bore you with too many stories, okay? अभी मैं मेरा काम, as I told you, I worked in the corporate. So मैंने उधर भी बहुत सारा कुछ हैरेसमेंट सीखी। एक दफ्तर में एक युवा आदमी को देखा जो अपने काम में बेहतरीन था, लेकिन थोड़ा नरम स्वभाव का था। So I'm now talking about the opposite gender. It's not always that the girls suffer, okay? The boys also suffer. Let me tell you that story. एक दफ्तर में वो that person was there. वो थोड़ा नरम स्वभाव का था, but he was very efficient. But बार बार उसका प्रमोशन अटक जाता था। लोग कहते थे कि वो बहुत सॉफ्ट है, आक्रामक नहीं है, वैसा आदमी नहीं है जो लीडर दिखता है। एक अलग तरह का इंसान सिर्फ इसलिए बर्बाद हो रहा था क्योंकि वो समाज का बनाई हुई मर्द की इमेज में फिट नहीं होता था। मतलब वो मैचो मैन नहीं था। वुमेन ऑल्सो सफ़र इन द वर्क प्लेस, बट देयर सफरिंग इज़ डिफरेंट। सोसाइटी एक्सपेक्ट करती कि वो कुछ दिन के बाद उनका अच्छा खासा काम छोड़ के बच्चा पालेगी और फैमिली का देखभाल करेगी। तो स्टेरियोटाइप, इसका इंग्लिश में बोल सकते हैं कि स्टेरियोटाइप, मर्द ऐसा होना चाहिए, औरत ऐसा होना चाहिए। सो स्टेरियोटाइप सिर्फ महिलाओं में सीमित नहीं रहते, वो सबको ख़त्म कर सकते। ठीक है, ओके। द थर्ड एंड द फाइनल स्टोरी। एक दफ्तर में एक युवती को ऑफिस आवर्स के बाद एक पुरुष ने व्हाट्सएप मैसेज करने लगे। शुरू में कुछ खुल्लम खुल्ला अश्लील नहीं था, ऐसे ही जस्ट तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, आज तुम अच्छी लग रही थी, जवाब क्यों नहीं देते। उसने इग्नोर किया, फिर भी दैट मैन केप्ट मैसेजिंग। द हैरेसमेंट कंटिन्यूड। कुछ ने मैसेजेस देखे भी। एक व्यक्ति हंसा और बोला, इग्नोर यार, वो ऐसा ही है। किसी ने उसको स्टॉप नहीं किया। मोस्ट पीपल सिंपली एडजस्टेड देयर ओन बिहेवियर सो दैट दे वुड नॉट हैव टू गेट इन्वॉल्व्ड। मतलब दोनों को एक साथ लंच में मत बुलाओ, एक ही प्रोजेक्ट टीम में मत रखो, ओके। तो व्हेन सिचुएशन बिकेम टेंस, तो वो वैस दिखने लगे। जब वो लड़का आके हैरेस करते थे, बाकी लोग ऐसे ही, वी आर वेरी बिजी विद द वर्क, यू नो, ऐसे दफ्तरों में तो काम करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि व्यास दिखना।
वो युवती दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई करने लगी। जब वो चली गई तो लोग बोलने लगे कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। वो आदमी वही रहा, ही कंटिन्यूड विद द जॉब। ओके, नो एक्शन टेकन, क्योंकि कुछ काफ़ी गंभीर रिपोर्ट नहीं किया गया था ना। मुझे हैरेसिंग मैसेजेस याद नहीं रहे, याद रहा कि कितने ऑर्डिनरी सो कॉल्ड डिसेंट लोगों ने ये सब देखा पर कुछ भी नहीं कही। मैंने मेरी बातें हैदराबाद पुलिस फाइल्स के साथ शुरू की थी। वहाँ मैंने सिमिलर पैटर्न देखा। जो हिंसा आखिर में पुलिस स्टेशन तक पहुँचती है, उसकी असली कहानी सालों पहले शुरू होती है। यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में, क्लासरूम में या व्हाट्सएप ग्रुप में, जब ज़्यादातर लोग चुप रहना चुनते हैं। आप आज एक नया कैंपस में आए हैं। धीरे धीरे आप माहौल बदलते हुए महसूस करेंगे। आप वो जोक सुनेंगे जो असली में जोक नहीं है, हैरेसमेंट है। आप किसी को अनकंफर्टेबल होते देखेंगे, लेकिन बाकी सब हंस रहे होंगे। और उस वक्त आपके पास एक चॉइस होगी। आप व्यास दिख सकते हैं या फिर आप कुछ अलग कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू अदब के मशहूर शायर, मज़ाहनिगार और समाजी नक्काद अकबर इलाहाबादी से। अकबर इलाहाबादी का असल नाम सैयद अकबर हुसैन था। उनका जन्म 1846 में इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में हुआ। वो पेशे के एतबार से जज थे, लेकिन अदब की दुनिया में उनकी पहचान एक ऐसे शायर के तौर पर हुई जिसने अपने मज़ाहिया और तनकीदी अंदाज से समाज के बदलते हुए रुझानात को बेबाकी से बयान किया। अकबर इलाहाबादी की शायरी की सबसे बड़ी खासियत उनका मज़ाह, तंज़ो मिज़ाह और गहरी समाजी बसीरत है। उन्होंने मगरिबी तहजीब की अंधी नकल, तालीम, सियासत और मुआशरे के मुख्तलिफ पहलुओं पर दिलचस्प और फिक्रंगीज अंदाज में कलम उठाया। उनके अशार हंसाती भी हैं और सोचने पर भी मजबूर करते हैं। आइए उनकी चंद मशहूर अशार सुनते हैं। हम ऐसी कुल किताबें काबिले ज़ब्त समझते हैं कि जिनको पढ़ के बच्चे बाप को खप्त समझते हैं। और उनका ये मशहूर शेर, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब टोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। एक और दिलचस्प शेर मुलाहिजा हो, ईम ने, रस्म ने, मजहब ने जो की थी बंदिश, तोड़ी है सबको मगर जुल्फी परेशान ने अकबर। अकबर इलाहाबादी ने उर्दू शायरी को मज़ा और तनकीद का ऐसा रंग दिया जो आज भी उतना ही ताज़ा और मुअस्सर महसूस होता है। उनका कलाम हमें मुस्कुराहट के साथ साथ मुआशरे को समझने का सलीका भी सिखाता है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रही थी अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। You were listening to अर्ज किया है। For sales,
sales, marketing, and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर 3 स्टोरीज़ आपने सुनाई और मुझे लगता है कि इन स्टोरीज़ के जरिए आपने इस पूरे सेशन की जो रूह है, जो सेशन की जो अहमियत है, उसको आपने अपने जहन में लाया होगा और कैसे उन तमाम मामलों में जब हम उलझते जाते हैं हमें ख़बर नहीं होती है और वो कैंपस से हमारे वर्क प्लेस, हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा मसला बन जाता है। इन स्टोरीज़ के ज़रिए हमने देखा है वायलेंस दरअसल दिखती नहीं है और जब दिखती है तब तक देर हो चुकी होती है और हम उस परेशानी में ऑलरेडी शामिल हो चुके होते हैं। इसलिए ये बहुत बहुत खूबसूरत स्टोरी, बहुत अच्छे अंदाज़ में आपने बताया मैडम। इनफैक्ट जब हम कल बात कर रहे थे और आपने कहा इन स्टोरीज़ को शेयर करना है, आई वाज़ वेरी हैप्पी दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम उन बातों को जिसे हमें गुफ्तगू की शक्ल में, कहानी और पोएम की शक्ल में सुनाई जाए तो ज़्यादा मज़ा आता है और हमारे मेमोरी का हिस्सा ज़्यादा होता है। अब बेहद शुक्रिया। अब वक्त आ चला है और कि हम कुछ सवाल आप लोगों से लें और ये फोरम पैनल डिस्कशन है। पैनल डिस्कशन आपने सुना होगा, मकसद ही यही होता है कि आप जो लोग आए हों उनसे कुछ सवाल करें ताकि डिस्कशन ज़िंदा रहे और आपकी ज़िंदगी में ये डिस्कोर्स, इस तरह की बातचीत, इस तरह की बहस आने वाले पूरे कैंपस लाइफ में मौजूद रहे। तो आप लोग हाथ उठाएं और आपके पास कोई भी सवाल हो किसी भी तरह के, ये ना सोचें कि मैं क्यों पूछ रही हूँ या पूछ रहा हूँ। वो तमाम बातें जो आपके जहन में है वो सवाल है, दरअसल आप अपनी ज़ुबान में अभी कह सकते हैं। सर मैं अभी जो स्टोरी पढ़ा रही थी इसमें मुझे कहीं नहीं दिखा कि सिर्फ लड़के हाथ में का क्या रहती है। यहाँ तक सिर्फ तीनों स्टोरी में ये दिखा कि हाथ में सिर्फ लड़के करते हैं। Can I respond? Yes. I talked about, मैं एक लड़का के बारे में भी बात किया। उन्होंने क्या किया था, he was very soft spoken and he was bypassed for promotions regularly. I cannot talk about more violent cases against, there are many cases. I cannot discuss such cases here in a university campus, but I totally agree that it is not limited that only the girl is harassed by the boy. Sometimes boys are also harassed by the girls. I totally agree with that. और कोई सवाल? हर मैं ये पूछना चाह रही हूँ मैम कि जैसे आपने ये क्लियर स्टोरी बताई या आप सारे हो, उसमें ये लिख के आया कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो खाओ शर्ट के हैं, वो कोई आवाज़ या वो जानते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन वो सच का साथ नहीं देते हैं। तो उनको अभी ये कैसे किया जाए, किस तरह उनको जिम्मेदार ठहराया? Can I answer this? Yeah, this is actually very close to my heart. I would like to tell you that whenever there is an harassment, you should speak up. आप बात बोलो। क्या होता है कि ये सेक्शुअल हरासमेंट के बारे में स्पेशली सोसाइटी ने हमेशा सोचता अरे चुप 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 से जो ऐसे बातें मत करो, इट्स योर पर। कभी कभी को ये भी बोला जाता है कि तुम्हें क्यों लड़का को उसका है, यू नो, तो ऐसा नहीं है। सो देयर आर इवन पाथ स्ट्रैप बॉक्स अवेलेबल। सो द हैदराबाद पुलिस पे मैंने जब काम किया हैदराबाद पुलिस के साथ, मैंने देखा देयर वो भरोसा तरीका करते होता है विच इज़ स्पेशल फॉर हैदराबाद पुलिस। So they with this जो abused women and children ने उनके बारे उनको वो लोग जाके उधर कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड those cases are faster. That is दीदी जैसे आपको मालूम है कि कोर्ट में अभी गए तो 20 साल 30 साल तक ऐसा नहीं होता। इधर दीदी 6 महीने एक्शन दिया जाता है, जेल हो जाता है, लाइफ लॉन्ग जेल हो जाता है।
So you should be aware of such. So people, आपको लगता है कि मैं जात छोड़ूंगा तो लोग मेरे मुख पर बसे, ऐसा नहीं हो सकता. So people will actually take you very seriously, and action will be taken, and compassion, most importantly, compassion, total compassion will be shown to whether it's a whole or it's a maid that is very happy. Okay. जो आपका कवर था, मैं बस मैं कुछ बड़ा ऐड करना चाहूँगी तो आपने बोला है कि पहले तो ये एक जेंडर सेंसिटाइजेशन का वो जो ओरिएंटेशन जगह है, ये इसीलिए है कि पुलिस स्टेशन तक ना जाना पड़े, या कंप्लेन सी में आपने बोला कि कंप्लेन आईसीटी है, लेकिन अगर आपके अंदर वो अवेयरनेस आ जाएगी तो आईसीटी की जरूरत, उसके एक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी. और जो सवाल इन्होंने पूछा है वो मॉरल कंसाइंस का है, आपके मॉरल वैल्यूज़ का है. जैसे मैम ने जो स्टोरी सुनाई है उसमें कहीं ना कहीं जो रोल है अपने कम्युनिटी का नहीं, रादर लोगों के अपने मॉरल वैल्यूज़ का है कि अगर आपके आसपास कुछ गलत होता हो आपको लगता है तो आप वहाँ पर एज ह्यूमनली भी सपोर्ट कर सकते हैं. उसके लिए बहुत बड़ी ट्रेनिंग की वो जरूरत नहीं होती है. आपको पता होता है ऐसे ह्यूमन भी कि यहाँ पर इस इंसान के साथ गलत हुआ है. और इक्वली दैट क्वेश्चन ऑल्सो वेयर ही वाज रेजिंग लाइक कि सभी स्टोरीज ने आदमियों को ही यार ऐसा दिखा रहे हैं या लिखियानी विक्टिम जिक्र रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. लेकिन क्योंकि समाज में पूरा दादा एक परवरिश में ही काबरा है, वो आदमी के पास बड़ी ज़्यादा होती है. अगर एक आदमी चुप चुप को किसी को जो है मदद बना देता है तो ऐसा हम पाया जाता है कि लोग उसको टोके, लोग या तो ह्यूमर करते हैं या तो उसी के साथ हंस देते हैं और उसको मान लिया जाता है कि कॉमेडी और आर्ट है या एक हास्य का एक एक्शन था. लेकिन आप समझिए ये सर्कुलेशन प्रोग्राम के सो आपको बताया जा रहा है कि ज़्यादातर जिस पर हम हंसते हैं वो तभी जो है वो कमज़ोर लोगों के लिए, कमज़ोर का कहने वालों का जिनको समाज कमज़ोर मानता है, चाहे वो सेक्सिस्ट जोक हो लड़कियों के बारे में, चाहे वो कास्टिस्ट जोक हो, चाहे वो हमारे से कम्युनिकेशन के बारे में हो या कम्युनिस्ट जोक हो इस लिस्ट के बारे में हो. तो जब बात अपने आइडेंटिटी में आती है तो हम पूरा अवेयर हो जाते हैं. सिमिलरली बात यहाँ पर जनरल की है तो आपको उसको सेंसिटिव दिखना होगा कि लड़कियों को ऊपर हम जोक करके कौन आंसर टीका है. जब हमारा रिपोर्ट की लड़की के बारे में सुतन लड़का हो सको तो मैं आपसे लड़ रहा, लेकिन यह लड़की के बारे में उससे सभी लड़के हट गई. तो इस सेंसिटाइजेशन को लाने के लिए ये प्रोग्राम यहाँ में कोई डर के या लड़की का ऐसा नहीं है कि लड़की की पॉलिसी कौन भी है. मैं भी मतलब बड़ा ऐड करना चाहती, जैसे आपने कहा कि और अभी जो जब आपकी सब लोग एज ए वीकनेस वो आगे नहीं आते थे, जब तक हमारे साथ को प्रॉब्लम नहीं होती या जब तक हमारे साथ वो क्या बोलते हैं कि हम वो पेश नहीं कर दे तब तक हम चुप रहते हैं, है ना. जब हमारे साथी के साथ है थोड़ा और गायब हो जाती है, जब हमारे साथ होती है तब हमें ये मालूम होता है कि जब वो हुआ तो मैंने चुप बैठे, अभी मेरे साथ हो रहा है तो वो लोग सारी चुप क्यों है. तो सेल्फ रिफ्लेक्शन के जैसे कि मैडम ने कहा कि खुद एक मॉरल कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है वहाँ पे. तो जब तक हमारे साथ नहीं होते तब तक हम सुबह बैठते हैं ऑलमोस्ट सभी लोग, लेकिन जब हमारे दोस्त के साथ या हमारे साथी के साथ या हमारे फैमिली के साथ होती है तब हम थोड़ा मतलब आते रिएक्ट करने की कोशिश कर देती है. और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी है कि बहुत सारे बच्चे इन्होंने ऐसे विटनेस के तौर आगे है और बयान भी दिए गए और सपोर्ट भी किया है. और एक और बात मैं मतलब बहुत ये मानती हूँ कि सज्जन की कोई ऐसी कंप्लेन है कि बाहर आ रहे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो उसको साथ देना बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि आप चुप बैठे हैं आप किसी को मत बताइए, तो ये आज आपके साथ नहीं है लेकिन कल आपके साथ वो हो सकता. तो जैसे कि कोई प्रॉब्लम ऐसी जेनुअली जो
पेज आ रही है तो उसको सुनना और उसको साथ देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे माइक दे रही Mike. Okay. Hello, man, and hello, everyone. My name is Mohammad Nar. Now, my question is out of context. May I ask? Is actually, I heard right now you are an writer, especially novel writer. So, I want one advice from you to become a good writer, especially novel, because I have also written a novel book. That's why. Thank you. Not actually success. See, I told you that I was a software professor. I earned money here. Then I moved into writing. Okay, I'm very honest, brutally honest with you. Okay, in this age of OTT, in this age of televisions and quick fixes, social media, nobody reads books. Nobody reads. ठीक है, लोग बुक ज़्यादा नहीं पढ़े तो क्या पैकी नहीं देखिए समटाइम्स यू फील दैट आई हैव टू राइट, मेरे को लिखना है, नहीं तो कुछ अंदर में कुछ होता है. सो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लिखना चाहते हो. दैट इज़ वेरी गुड, यू राइट, बट द थिंग इज दैट यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप बिकॉज you cannot make a lot of money by writing books. That having said that, I don't discourage you. So, जब आपको इतना राइटिंग का शौक है और ये ऐसे, that's a very good thing to do. Because writing is a very big struggle. मैं 4 साल 5 साल लिखा, आज भी मेरा बॉस रिजेक्ट होता रहता है. ऐसा नहीं है कि मेरा रूबा पब्लिकेशंस पब्लिश कर दिया तो आई एम सेट. All my future books will always be published. Okay, so very honest opinion, be very careful and unless what actually you feel that कि मैं मर जाऊंगा और मैं नहीं लिखा तो लिखो, definitely लिखो. देखिए, be careful, have a backup option available. Okay, the second thing is that a writer's life is a very lonely life. Okay, you is just इसमें कोई लाना नहीं है. आप जस्ट एक लैपटॉप के सामने एक कोने में रहकर आप लिखोगे, ठीक है. एंड वो बुक लिखने के बाद आप हर एक पब्लिशर के पास जाओगे और हर एक पब्लिशर आपको बोलेगा जाओ. ओके, गेट आउट. क्योंकि सो बिकॉज वाई, बिकॉज दे विल से कि आई वांट टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी ऑन यू. प्रिंटिंग कॉस्ट मनी, printing books, marketing, everything. Okay, तो वो लोग बोलेगा आपको, आप अगर if you want to get published in my house of start, so where I started, will cause like write true rap. Like for example, I do true rap. Don't write fiction at the first and expect you will win Booker Prize or Sahitya Academy and read. Nothing like that. Made one up to Arundhati Rise, they will be born. But most of the people, it is a long, hard struggle. Okay, and even if the book is accepted for publishing, I even like one of my books, The Hyderabad Khai, was actually accepted for publication in Mayupa in 2018. It was actually published, printed in 2020 for 2 years. By that time, I had already forgotten what I do. So, be careful, but then writing is a very good thing. I absolutely encourage you to write, but don't get disappointed because it's a career, it's full of disappointments. But if you plan your life well and if you write well, you can also become a JKR. Okay, so the JKR becomes one far and immediate, but आप कोशिश कर सकते हो और बैकअप प्लान रख सकते. थैंक यू. थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर लेना.
ये बहुत अच्छी बात है कि आप तब लिखना चाहते हैं, लेकिन लिखने के लिए एक और पॉइंट जहन रखिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि पढ़ो 100 मन और लिखो 9 मन। ठीक है, आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपके पास आइडियाज आएंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सब नए बच्चे हैं, कल को आप लोग लिटरेरी क्लब पे आएंगे, कल्चरल एक्टिविटी सेंटर पहुँचेंगे और आशा चैट जितनी तो बड़ी आसानी आपके लिए पैदा करनी है कि हमारे लिए मुश्किलात हो गई हैं। वो बगैर बाहर बड़े हरुम की गद्दियाँ को लेके आते हैं, कहते हैं सर ये हमने रद्द कही है, ये हमने अब ताज़ा लिख दिया है, तुम्हारी ये बड़ी मुश्किल होती है। तो मैंने जो बातें करनी उन पर गौर कीजिए, खूब पढ़िए, मुशाहदा कीजिए और उसके बाद आखिर जब आपको लगता है अर्ज है हमें लिखना चाहिए, नहीं लिखा तो मर जाऊँगा जैसे मैम ने कहा। ठीक है, तो जब उतना हो गया कब लिखिए और अपने लिखे में तो काटना सीखिए। आपको ये मालूम होना चाहिए क्या लिखना है, ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन क्या नहीं लिखना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और वो कैसे आया जब आप बहुत ज़्यादा मुताला करेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू। मैम एज अ स्टूडेंट एक सवाल था कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो जनरल सेंसेशन होता है उसमें अभी भी सबसे ज़्यादा लीडर कैक क्या है, और यंग नो स्टूडेंट उस गैप को मतलब उस गैप को कम करने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते? जी यही मैथ्स क्वेश्चन, जैसे कि हमारा एक्सपीरियंस मैं ज़्यादा नहीं पढ़ने में बता रही हूँ। ये इधर गैप के बारे में अगर आप पूछेंगे तो अपना जब एडवोकेट कोर्ट के पास जाएंगे या एडवोकेट के पास जाएंगे तभी आता है को, लेकिन ज़्यादातर जो है आप लोग का हर कोई केस के साथ आती है तो प्रूफ एविडेंस ज़रूरी है। जैसे कि मुझे साइबर कोई मैं स्टेटस की साइबर क्राइम केस लेके हार रहे हो तो आपके पास हो मैसेजेस को या व्हाट्सएप में हो या वीडियोस को या कुछ भी कॉलिंग्स को, वो आपके पास होनी चाहिए ताकि आपकी केस आप विदाउट क्या बोलेंगे उससे वो साबित कर सकते हैं आप। तो प्रूफ बहुत ज़रूरी है, और अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो वहाँ पे आपकी केस को रिजेक्ट करने का या जो क्या बोले कि रेस्पोंडेंट है या जिनके ऊपर आप केस लगा रही हो वहाँ पे कि वो लोग बोलते हैं कि वो बच जाने का चांसेस जो है ज़्यादा है। मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, आपने जो कहा है कि एट दी लॉस आप क्या कर सकते हो अदर देन फ्रीइंग अप द बैक। आपके पास आपकी जितने फ्रेंड्स है उनको बताइए कि लॉ बलदी कचारे के ही सही चीज़ को सामने लायक के ये लॉ है, ये चीज़ करें आप समझ रहे। इसलिए हमको जो कंप्लेंट्स मिलती है ना, हमने लेकर आई थी जब वो कंप्लेंट लेटर लिखना पड़ता है ना तब वो भी ब्लॉकेज सुन की हेल्प लेते हैं और मुझे इधर वर्ड्स उसमें इस्तेमाल लेते हैं। बट कम कहीं ऐसा भी होता है, ऐसा ये वर्ड भी आता है क्या, तो वो पूरी कभी ये गेम करता है उसका। सो बी लॉ स्टूडेंट, आप बच्चों को बताइए कि अगर ऐसे आपको जाना है तो दिस इज लॉ। आप ये नहीं है कि अगर कोई ICC का केस आपके सामने आ रहा है वही आप लोगों का वेट करो, यू नो लॉ, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को लॉ नहीं पता। सो आप बच्चों को जब भी आप जनरल डिस्कशन कर रहे हो जस्ट एड ए टॉपिक, आज हमारे क्लास में ये हुआ था, हमको इस तरह से आज जो केस स्टडी बताई गई थी ऐसे हुआ था कि लोग लॉ को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते। लॉ जस्टिस के लिए ही बनाया गया है, बट लोग इसको सामने वाले से बदला ये कि इन्वेस्टेड उसको होना है इसके लिए यूज़ करते हैं। सो जैसे ना मैं एक चीज़ कबो उसको आप ह्यूमरसली ले लीजिए या सीरियसली ले लीजिए, लॉ के स्टाफ भी रखे हैं यहाँ पर। वैसे जब
लॉ क्वालिफायर है यूनिवर्सिटी में। बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा अवेयर हुए हैं। मैं इन अ लेटेड सेंस बोल रही हूँ। कानून के बारे में अवेयरनेस आई है बच्चों को, बट वो लोग उसको आउटपुट द मेन नेगेटिव सेंस में यूज़ करते। सो यहाँ जब मैं यहाँ के सोच एक चीज़ बात ये बोलूँ कि जितने ही लॉ स्टूडेंट्स हैं ना, को अपने, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया रह रहे हो या फिर आप लाइब्रेरी में इससे मिल रहे हो, तो सबकी डिस्कशन में लाइए कि लॉ ना हमारे आसानी के लिए बनाया गया है, ना कि सामवाद को लाइफ डिफिकल्ट करने के लिए बनाया है। आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। सोचिए, आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जहां ना अंडरग्राउंड ड्रेनेज हो, ना सीवर लाइंस और ना ही गंदे पानी को बाहर निकालने का कोई इंतजाम। बरसात का पानी सड़कों पर जमा हो जाए, गंदा पानी घरों के आसपास बहने लगे और बीमारियां तेजी से फैलने लगें। आज शायद ऐसी जिंदगी का तसव्वुर भी मुश्किल लगता है, लेकिन एक जमाना था जब इंसान इसी मुश्किल का सामना करता था। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM और मैं हूं आरजे उबैद। खैर मकदम है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में, जहां हम तारीख के उन दिलचस्प सफ़ों को खोलते हैं जिन्होंने इंसानी तहजीब और जिंदगी को बेहतर बनाया। आज हम बात करेंगे सीवेज सिस्टम की, एक ऐसी इंजीनियरिंग अचीवमेंट जो नज़र तो नहीं आती लेकिन हर शहर की सेहत और सफाई की बुनियाद होती है। दोस्तों, सीवेज सिस्टम अंडरग्राउंड पाइप्स और ड्रेनेज का एक ऐसा निज़ाम है जो घरों, फैक्ट्रीज और सड़कों से निकलने वाले गंदे पानी को सुरक्षित तरीके से ट्रीटमेंट प्लांट्स या डिस्पोजल साइट्स तक पहुंचाता है। इसी वजह से शहरों में सफाई कायम रहती है और कई खतरनाक बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है। लेकिन इस निज़ाम की शुरुआत कब हुई? तारीख बताती है कि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे एडवांस्ड सीवेज सिस्टम्स में से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन ने तैयार किया था। लगभग 2600 BCE में मोहनजोदारो और हड़प्पा के शहरों में पक्की ईंटों से बनी अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइंस मौजूद थीं। घरों के बाथरूम्स और टॉयलेट्स का गंदा पानी इन नालियों के जरिए शहर के बाहर ले जाया जाता था। हर घर से निकला पानी पहले छोटे ड्रेन्स में और फिर बड़े अंडरग्राउंड सीवर्स में शामिल होता था। हैरानी की बात यह है कि इन ड्रेनेज लाइंस की सफाई के लिए इंस्पेक्शन चेंबर्स भी बनाए गए थे। आज के मॉडर्न मैनहोल्स का बुनियादी ख्याल भी इसी तरह के सिस्टम से मिलता जुलता था। इसके बाद प्राचीन रोम ने भी सीवेज इंजीनियरिंग में अहम तरक्की की। लगभग 600 BCE में क्लोएका मैक्सिमा नाम का एक बड़ा सीवेज सिस्टम तैयार किया गया, जो आज भी दुनिया के सबसे मशहूर पुराने ड्रेनेज सिस्टम्स में शुमार होता है। इसका मकसद शहर का गंदा पानी और बरसात का पानी नदी तक पहुंचाना था। लेकिन मॉडर्न सीवेज सिस्टम की बुनियाद 19th सेंचुरी में और मजबूत हुई, जब यूरोप में कॉलेरा और दूसरी वबाओं ने हजारों लोगों की जान ले ली। साइंटिस्ट्स ने समझा कि बेहतर सैनिटेशन और अंडरग्राउंड सीवर नेटवर्क्स पब्लिक हेल्थ के लिए कितने ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, सीवेज सिस्टम सिर्फ ज़मीन के नीचे बिछी हुई पाइप्स का जाल नहीं है, ये इंसानी इंजीनियरिंग, प्लानिंग और पब्लिक हेल्थ की एक ऐसी मिसाल है जो हर रोज़ खामोशी से हमारी ज़िंदगी को महफूज और साफ बनाए रखती है। मैं हूं आरजे उबैद और आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फ़िलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे तारीख के पन्नों से एक और दिलचस्प इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries.
मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. सुहेल हाजिर सवाब में काशिफ पुरशुब आसे एटी। सर आपने भी बताया कि जैसेश का मामला था जेनी में, और मैंने अभी भी सुना है कि जेनी और एच यूनिवर्सिटी में जेस कैश अभी भी चलता है। तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चीज़ें सबके जेस कैश के बारे में हमें थोड़ा डिटेल्स बता करके और ये बताएं कि क्या हम लोग जेस कैश अपने मान में भी ला सकते हैं और क्या बेटर रहेगा या आप लाने नहीं नहीं रहे। Excuses that speak. Takes up. आई थिंक ये पूरी कॉन्सेप्चुअल चेंजेस की बात है। पहले इसका इस्तेमाल जेस कैश टर्म इस्तेमाल को बाद में कमेटी है में बेसर आए। आप इसको अलग अलग नज़रिए से देख सकते हैं। नज़रिया ये भी इसमें दिखता है कि ये अहागी के तरफ ज़्यादा हंस देती है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एब्सोल्यूट में ज़्यादा है इधर, लेकिन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सतीश को मुझे दिखती है इसमें ऐसी की तो टर्म चेंज हुआ है। सो लोग किसके होल्डर सभी में है देश कमेटी बैठो की देश प्लस ICC स्टूडेंट दो होते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं और अलग अलग ये तो के टीचर्स होते हैं। फुल डाइवर्सिटी होती है एक पार्क के लिए होता है। तो उसमें पार्क में भले ये बात है कि ICC भी उस तरह से पॉपुलराइज अब नहीं वो घूमी हैं लग पा रहे, लेकिन कंप्लेंट बढ़ रहे हैं ऐसी हर कैंपस में, और कंप्लेंट की लॉयर भी बहुत अलग तरह के हो गए। वो ICC के लोगों के लिए अपने आप में चैलेंज हो रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि उसके हम लोग कर सकते हैं। हम लोग स्कूल सेंसन ने भी तमाम डिपार्टमेंट्स में ICC भी कई बार लोग वर्कशॉप कराती हैं, तो आप सब उसमें ज़रूर शामिल हो। सब्जेक्ट की बात नहीं है, एक इम्पार्टेंट और कोई स्कूल में शामिल हो, सीखे डेवलप कंसर्न्स के बारे में। और जब हम चीज़ों के बारे में सेंसिटिविटी रखते हैं तो कमेटी के बारे में मालूमात तो होती हैं, लेकिन कमेटी जानी ज़रूरत नहीं। और मानो बहुत कम केसेस हुए हैं स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटी साहब, ये खुशी की बात है। ये की कहानी में तो पूरी केस अभी तक जेन्युइन नहीं हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारी इस यूनिवर्सिटी के लिए। तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट है जिसके आप हकदार हैं, आप लोगों ने उसे बनाया है, उसे पिक किया है। ICC लग न सुने इसलिए कहना जाना पड़े, समझ रखे कि इसमें वो भी क्या है, इसमें ज़रूरत क्यों है, समाज ने तमाम इदारे की ज़रूरत होती है, फॉर प्रिस्क्रिप्शन ICC की भी ज़रूरत है, तो वो है। सो वी कैन हैव मोर डिस्कशन ऑन दैट, बट आई थिंक दिस पैनल वाज वेरी गुड। ये बहुत मुख्तलिफ की डाइवर्स कहानी थी जिसने हमें इंस्टीट्यूशनल मेजर्स दे के उनको रोका कैसे रहा इन मसाइल को, उसको हमने सीखा। हमने ये भी सीखा कि मौजूदा दौर में ये डोमिनेट कर रहे हैं, बहुत पावर इंडस्ट्री के तौर पर दिखा है कोई हिंदुस्तान में इदारों में कि उनकी मौजूदगी सबसे ज़्यादा है, तादाद में, आवाज़ में भी, और आपके वो फोर्स बहुत पावरफुल है। लेकिन वो फोर्स बहुत संजीदगी से अच्छे कामों में ये जो है, और इसके लिए रिस्पोर्स में डॉक्टर मधु वल्ली ने बहुत अच्छी तरह से बताया साइबर सिक्योरिटी और ये इशूज़ क्या क्या हैं, आप लोग ज़रूर से ध्यान में रखें। सविता सिमाई ये इन स्टोरीज़ के लिए हमें वो तमाम लबीज़ दिए हैं, वो भी हम सब के बहुत अहम है। आपको पता हो लिखना चैलेंज इसी होता है कि रिसर्च से होता है, पुलिस स्टेशंस में जाना और वो फाइल्स निकलवाना इतना मुश्किल काम है। कभी एक बार आने जाकर लेके तो आपको महसूस हुआ कि अपने आप में कितना खौफनाक है। और एक फातू हैदराबाद के क्राइम फाइल्स सुनकर आपको इस पर दिखाया उन्होंने और लिखा, इसी भी कहा ये बहुत चैलेंज हो, ये आपको कोई शमासी बिल्दी नहीं लिखी लगता कि आप सेलिब्रेटेड आइकर भी होता है। तो एक जमी है, लेकिन हमें आज ये हमें सीखा है कि कैसे
वायलेंस को रोकने की जा सकती है अलग एक शक्ल नॉवेल ये शक्ल है ना वाइट को रोकनी करके ओरिजिनल स्टोरीज का भी लॉबली होती है और हमने ये भी सीखा कि लिखने के लिए बहुत सारे थीम्स में हैं लिम्बर्स इंस्पिरेशंस इन वायलेंस भी सकती नहीं आप कैंपस में रहते हो कि बिना तजुर्बे के ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं आपको तजुर्बा ज़रूरी है सिखरे बोले आप इस पर स्टोरीज लिख सकते हैं तमाम पैनलिस्ट का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत तेज़ संदीकी से इस मौजू पे रोशनी डाली हमारे दरमियान और हमारे वाजियन हमारे तरप्लस टोटल सिक्योरिटी मोहम्मद नैनो साहब मौजूद में जो कि स्टूडेंट लगते हैं मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि कुछ करना कुछ रख हमारे स्कूल के सामने जो इससे गुजारिश करता हूँ टेस्ट करिए गुड इवनिंग Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Dais and dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. मुझे एक तरीक़े से प्रोफेसर फ़िरोज़ आलम साहब ने एक ख़ास काम के लिए बुलाया था और अब ऐलान जो है एडिशनल हो गया है। तो होता है उस्ताद शागिर्दों का हमेशा टेस्ट लेते रहते हैं, तो ये असातिज़ा इकराम है, इनके टेस्ट पर पूरा उतरना मेरी ज़िम्मेदारी है, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ। मैडम जब बात कर रही थी तो मुझे एक बात याद आई, मैं आपसे वो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। लिखने की तरफ मोटिवेट किया गया आपको और बहुत कहा गया कि बहुत ही अहम काम है, तो उस पर से मुझे बात याद आई। रशिया में एक स्टोरी राइटर हुआ करता था, नाम मेरे जहन में नहीं है इस वक्त, बट ही यूज्ड टू राइट the sorrows and pains of Russian people through his stories. Okay. तो वो स्टोरी राइटर का काम ये था कि अपने हमवतनों के दुख दर्द को अपनी कहानियों के ज़रिए से वो ज़ाहिर करता था, इसलिए वो कहानियाँ बड़ी पॉपुलर होती थी। उस ज़माने में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की बहुत सख्त अहकामात थे कि पॉलिसी के ख़िलाफ़, मुल्क की पॉलिसी के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो उसको जेल में भेज दिया जाता था। तो गवर्नमेंट के बाज़ जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया कि ये कहानी लिख रहा है, नाम किसी का नहीं है, लेकिन इसकी वजह से मुल्क का जो सिस्टम है उस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी से अपनी मीटिंग ली और उसके खिलाफ वारंट जारी किया कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, उसको जेल में ठोस देने की पूरी तैयारी हो गई। बट एनी हाउ वो न्यूज़ जो है लीक हो गई और उस तक पहुंच गई। तो इससे पहले कि उसको गिरफ्तार किया जाता वो वहाँ से स्किप हो गया। उस ज़माने में 2 सुपर पावर्स थी, यूएसएसआर और अमेरिका। तो वहाँ से जो स्किप होता था उसको पनाह मिल जाती थी अमेरिका में, तो अमेरिका में पनाह मिल गई, शेल्टर मिल गया उसको। एंड ही कंटिन्यूड हिज जर्नी ऑफ राइटिंग द बुक्स एंड स्टोरीज। अब ये हुआ कि अगर आप इसे बोलते हैं ना, दोस्त का दोस्त जो है अपना भी दोस्त होता है, लेकिन दुश्मन का दुश्मन जो है वो भी अपना दोस्त हो जाता है, राइट। तो वो राइटर को यहां पर अमेरिका में न सिर्फ शेल्टर मिला बल्कि सारी फैसिलिटीज मिली। एंड वन फाइन मॉर्निंग ही रिसीव्ड अ लेटर। उसमें ये लिखा था कि अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपको आपके काम के लिए दिया जा रहा है, एंड दैट अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड That award will be presented by none other than then President of America. And the President of America has agreed to talk to you in isolation for about 10 minutes. 10 मिनट अकेले में वो आपसे बात करेंगे। अवार्ड सेरेमनी के दरमियान 10 मिनट अकेले में आपसे बात करेंगे। अब देखिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट के हाथ से अवार्ड हासिल करना, सबसे बड़ा ऊंचा सिविलियन अवार्ड हासिल करना, और फिर 10 मिनट तक जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट से अकेले में बात करना, बहुत बड़े एजाज़ की बात थी। ज़ाहिर है कि हम आप कोई अगर होते तो ज़ाहिर है खुशी के फूले नहीं समाते, लेकिन उस राइटर ने जो जवाब लिखा वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा। उसने लिखा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक नज़्बुल-ऐन, एक मकसद, एक एम, एक उद्देश्य तय कर रखा है, और वो ये है कि अपने हमवतनों के, अपने मुल्क के लोगों के, अपने देशवासियों के दुख दर्द को
अपनी कहानियों के ज़रिए से सारी दुनिया के सामने लेकर आना। अब मैं इस काम में इतना व्यस्त हूँ, इतना मसरूफ़ हूँ, इतना इंगेज्ड हूँ कि मैं इस तरह के फॉर्मल प्रोग्रामों में शरीक रहना और अवार्ड हासिल करना मेरे पास मैं वक्त नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये लेटर उसने लिखा और ड्रॉप किया। आप सोचिए, तो एक राइटर के पास एक मिशन होता है, एक एम होना चाहिए कि किस एम के तहत मैं लिख रहा हूँ, और उस एम के साथ ऐसी मोहब्बत होना चाहिए कि मैडम ने कहा कि कोई अप्रिशिएट करे ना करे, कोई परवाह की बात नहीं है। आप जिस काम के लिए राइटिंग वर्क कर रहे हैं वो काम अपने आप में आपको इतना सेटिस्फाई करता है कि फिर आपको दुनिया के सराहने की, तारीफ़ करने की, तौसीफ़ करने की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहती। Whether others appreciate you or they don't appreciate your work, if you are sincere in your goal, if you are sincere with your aim, then it is enough. Keep yourself engaged in your writing work, and one day you will realize that your writing work is bringing a positive change in the society. Thank you so much. I am really thankful to all the panelists for providing me this opportunity, and especially to the organizers. I like one small, that person who called me, who asked me about the writing tips. Please, yeah, you can contact me over my Facebook or whatever, Instagram, okay? And I'll respond to you how better you can do it. थैंक यू सो मच। मैं डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर सिद्दीकी महमूद साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे बाहर से आए हुए दो मेहमान का सैपलिंग के साथ वेलकम करें। मैं आपका इंतज़ार कर रहा था कि आप यहाँ आए और हम मेहमानों की खिदमत में दो प्लांट्स पेश करें। अरशद, मिस शर्मिस्टर चिनॉय विल दिस या शी हैज़ Thank you so much, sir. Thank you. Pause in الأدبيات البهيرة. Auto-present. Abla bir adik zures. Peace. I again request to felicitate Dr. Madhu Baghel. Yeah. As Abdiat, tak Abdiade. Dia tak siap. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ये दोनों मेहमान मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में पहली बार हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए थे। Thank you so much for felicitating them. And now the time has come to say good evening to all of you, and with a request that tomorrow, कल एक और प्रोग्राम है। कल का दिन बहुत अहम है, चूँकि आप सब अब तक हॉस्टल के सिलसिले में बहुत ज़हमत उठा रहे होंगे, हॉस्टल के लाइफ के बारे में बहुत परेशानी से गुज़र रहे होंगे। कल के प्रोग्राम में हॉस्टल विज़िट है, जहाँ पे हॉस्टल की लाइफ, हॉस्टल के रूल्स, हॉस्टल की सहूलतें बताई जाएंगी। दोनों प्रोवोस्ट बॉयज़, प्रोवोस्ट गर्ल्स आपसे मुखातिब होंगे। तो कल सुबह आप जितनी भी गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, वो गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जाएंगे वहाँ, और बॉयज़ हैं, बॉयज़ हॉस्टल प्रोवोस्ट ऑफिस के पास जाएंगे। इसके बारे में जो दो कोऑर्डिनेटर हैं, डॉक्टर मिराज और डॉक्टर साफ़िया, वो लोग आपको ख़बर देंगे अपने इसमें व्हाट्सएप और दूसरे ग्रुप्स में क्या तफसील है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द गेस्ट फॉर कमिंग हेयर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग पूरे दिन बैठे रहे। इस बारिश के मौसम में भी आप हॉस्टल गए, वापस इस कमरे में आए, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। ख़ास तौर से ऐसे मौजू पर अक्सर लोग भाग जाते हैं, ऑडिटोरियम में नहीं बैठते हैं जब जेंडर की बात होती है। आप लोगों ने यकीन दिलाया है कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जेंडर सेंसिटाइजेशंस पे बहुत सीरियस हैं आप लोग, और आप लोग इस मैसेज को, उन तमाम चीज़ को लेकर जाएंगे। मैं तमाम DSW के हमारे साथी प्रोफेसर फ़िरोज़ आलम, प्रोफेसर सिद्दीकी महमूद साहब और तमाम SIP कोऑर्डिनेटर का भी शुक्रगुजार हूँ कि मुसलसल बैठे हुए हैं। दूसरे कुलीग्स डॉक्टर समाना, डॉक्टर सहीफ़ा, डॉक्टर हाजिरा, डॉक्टर आयशा, हमारे स्पाउस डॉक्टर हिना,
Thank you for coming into this hall and making this program very helpful. IMC की टीम आप लोग देख रहे हैं, कभी भी आपको लगे कि मैंने इंडक्शन प्रोग्राम के कुछ टॉक्स नहीं सुने हैं तो ये रिकॉर्डिंग मुसलसल हो रही है, IMC के यूट्यूब चैनल पे जाकर आप उसको सुने। तो इस टीम का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुसलसल हमारे साथ जुड़े हैं। बासित मुसलसल टेक्निकल हेल्प देते रहते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया बासित। और थैंक यू एवरीवन। वन चाय शायद बाहर है, इस पर थोड़ी शक है मुझे, लेकिन आपसे उम्मीद है अरशद है, स्नैक्स है आप सबके लिए। तो अरशद और शेखर जो हमारे DSW के पूरे मैनेजर हैं, पूरे प्रोग्राम्स को हैंडल करने में उनका ही हाथ रहता है। बहुत शुक्रिया कि स्नैक्स बाहर मौजूद है, आप लोग अपने अपने पैकेट्स लेकर जहाँ भी रिहाइश है वहाँ जाएं। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।